हिंदू धर्म का हाँ, ऐतिहासिक सबसे बड़ा दुश्मन काला पहाड़ी होगा। सबसे जो दुश्मन है वो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। इस्लाम में तो सभी कन्वर्टेड है ना। हाँ हाँ एक भी बंदा ऐसा नहीं कि जो कन्वर्टेड हाँ नहीं है। हाँ। थाईलैंड के राजा को आज भी राम कहा जाता हाँ, राम कहता है। वहाँ पे जो एक सिटी है अयोध्या करके है वो। है। अगर पाकिस्तान इतना पावरफुल होता तो हाँ, तो हमें अलग कर हम देता। मतलब आप रिवर्स कर दो हाँ सिचुएशन। हाँ हाँ। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान होता, पाकिस्तान इंडिया होता, तो पाकिस्तान अभी तक पीओके और इसको अलग कर चुका होता है। मल्लिकार्जुन खड़गे के माँ बाप को उन्होंने मार डाला हैदराबाद के उसमें, उन्होंने जो क्या नाम थे वो, टीपू सुल्तान और हैदर अली ने। नहीं नहीं नहीं, अच्छा ये खड़गे के माँ बाप को रजाकार से मार डाला, हाँ, काट डाला उनके माँ हाँ, बाप को। हाँ, देखो क्या साइड लेता हूँ। हाँ। तो हम में क्या है कि कम्युनिटी वाली फीलिंग नहीं है। हाँ हम हर बंदा जो है अपने आप में चीता। नरेंद्र मोदी है। हाँ हाँ। 5 रुपए भिखारी को देख सोचते स्वर्ग मिलेगा। हाँ, हाँ। भाई अभी काकरोच जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट किया, हम भी तो जाके प्रोटेस्ट कर सकते थे कि भाई बांग्लादेश को, हिंदू को जो है बचाओ, तुम सबको लेके आओ। मुसलमानों में पूरा ग्राउंड पे नहीं गिराने का कॉन्सेप्ट है। अच्छा वो आधा तोड़ते हैं, अच्छा। आधा तोड़ते हैं ताकि आने वाली पुश्तें याद रखें कि मुसलमानों ने ये तोड़ा था। याद क्या रखे, हमारा तो डिपार्टमेंट भी वही करता है कि याद हाँ। हमें खुद ही याद दिलाता है कि याद हाँ। रखो। तो आज जो आप बांग्लादेश देख रहे हो अच्छा। या बंगाल में जो भी देख रहे हो प्रॉब्लम्स, वो सब काला पहाड़ की दी हुई है। सुलेमान करानी और काला पहाड़ का काला है। पहाड़ की है। औरंगजेब पता लगा शाहजहां का ही बेटा नहीं निकला, क्योंकि शाहजहां तो कला वाला का पारखी, औरंगजेब को साला बिल्कुल सख्त नफरत की, पता नहीं कला मेरे को नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो हर मुसलमान जो है वो कन्वर्ट करने की फिराक में रहता है, वो अपना बिल्कुल। मकसद नहीं भूलता। बिल्कुल। तो हमें अपना मकसद बनाना है कि एटलीस्ट एक मुस्लिम को हम जो है वो घर वापसी कराएं। हमारे साथ आज अमित अग्रवाल जी हैं। अगर एक जुनूनी इतिहासकार आप कहेंगे तो बिल्कुल सही कहेंगे आप इनको, क्योंकि उन्होंने पहली किताब खुद के पैसों से खुद छपवाई थी, क्योंकि इनका अपना एक जुनून है। आईआईटी से हैं, ये वाला स्टैम्प भी है इनके ऊपर, उस पर भी डिस्कस करेंगे इनके बारे में। इतिहास के उन पहलुओं को वो बार बार उजागर करते हैं जिनको आप अनदेखा कह सकते हैं। सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक, इनके बीच में जो संबंध होते हैं, उसके जो नुआंसेस हैं, कि मतलब ऐसा नहीं है कि ब्रॉडर में तो सब जाते हैं, नुआंसेस पे जाते हैं कि रियल में क्या हुआ था। पहले इस किताब पे जाने से पहले भाई, घर वापसी आपकी असल विचार क्या है? जो घर वापसियां होती हैं किसी और, कोई व्यक्ति मुसलमान बन गया, क्रिश्चियन बन गया, या बुद्ध और सिख में तो हम नहीं मानते कि घर वो वापसी सनातन की का जरूरत पार्ट है, है। हाँ। हम मानते हैं सनातन का हाँ। पार्ट है। घर वापसी कैसे होती है, क्या होता है आपके हिसाब से? क्या घर वापसी पे जो सबसे बड़ी पंचलाइन और सबसे एक्यूरेट पंचलाइन स्वामी विवेकानंद ने बोली थी कि आपके यहाँ से एक बंदा जो है ट्रांसफर हो रहा है दूसरे धर्म में, तो ये नहीं कि आपके यहाँ एक माइनस हो रहा है, उनके यहाँ एक प्लस हो रहा है, आपका एक दुश्मन बढ़ रहा है। अच्छा, तो ये जो है लिटरली दुश्मन वर्ड यूज किया था। दुश्मन वर्ड उन्होंने यूज किया। अच्छा। बहुत बड़ी उन्होंने एक गूढ़ बात कही है कि आप अपना दुश्मन पैदा कर रहे हो, किसी को जाने देने के बाध्य करके या कैसे भी करके, आपने रोका नहीं उसको, तो आपका एनिमी जो है +1 हो रहा है, उसको हमें रोकना चाहिए उसको। तो ये एक पंचलाइन है ये। तो इसी पे पूरी ये किताब, इस पे जो है वो बेस्ड है ये। कि सबसे बड़ा दुश्मन कौन बना था अब तक का? हाँ। आई थिंक सबसे बड़ा दुश्मन इसी को मानेंगे आप, हाँ? हिंदू धर्म का हाँ। ऐतिहासिक सबसे बड़ा दुश्मन काला पहाड़ी होगा, या और भी हैं? सबसे जो दुश्मन है वो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। अच्छा अच्छा। नेहरू को तो मैं ये बोलता हूँ कि गजनी प्लस गोरी प्लस नादिर शाह प्लस अब्दाली प्लस मोहम्मद बिन कासिम, हाँ, सबको मिला के वो अकेले थे प्रूव करिए। जिन्होंने जो है हाँ इन लोगों ने इन्वेड किया। हाँ। इन्वेड करके जो मारा काटी करी वो तो ठीक है, वो की, बट इन भाई साहब ने एक तो हमारा 33% लैंड जो है वो दे दिया और दुश्मन पैदा कर दिया हर हर बॉर्डर पे हमारे। ये किसी ने नहीं किया, ना अब्दाली ने किया, ना नादिर शाह ने किया। ये लोग आए, अटैक किया, चले गए। गजनी आया, 17 बार आया, अटैक किया, लूटा पाटा, चला गया। मोहम्मद गोरी ने जरूर इस्टेब्लिश किया, बट उसने वो सब नहीं किया जो नेहरू ने किया। जो पार्टीशन हुआ उसमें 10 लाख लोग मारे गए, है ना? कितने बेघर हुए, 18 लाख के आसपास है। ये उनकी किताब है। अब थोड़ा सा, अब 10 लाख 18 लाख इन्हीं की, क्या नाम है ये, इश्तियाक अहमद की किताब है, पाकिस्तानी एंगल से लिखी गई है। हाँ, तो वो हो सकता है। मतलब ये तो मतलब अप्रोक्सीमेट फिगर है, कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। ना कितने लोग कभी मिले ही नहीं, कितनी औरतों के साथ रेप हुआ, कुछ हिसाब नहीं है। जबकि ये भाई साहब जो है वो एडमिना की बाहों में जो है वो मजे लेते रही है, और उधर लोग मर रहे हैं, देश जल रहा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको ट्रेनों में लाश की लाश आ रही है, और वो जो उन्होंने अटैक किया वो आज से 1000 साल पहले, 1200 साल पहले, या 700-800 साल पहले, ये इन्होंने इमीडिएट उसमें हमारे किया है। तो सबसे बड़ा, जो सबसे वर्स्ट इंडियन एवर लिव्ड इज नेहरू।
पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये पंडित कैसे बने? मतलब ये कैसा हुआ अब कि इसकी कोई प्रो ब्राह्मण है जो वो इतना अपने ही रिलीजन का इतना बड़ा दुश्मन हो जाए? ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये तो पॉसिबल है ये कि अच्छा, एक तो ये है कि जो बहुत सारे ब्राह्मण आप देखेंगे वो बिल्कुल वो इस्लामिस्ट हैं, अच्छा। आउटलुक में, अपने नेचर में। वो इसलिए है कि वो उनको बहुत जो है, जो हायरार्की थी, उसमें वो टॉप पे रहे। फिर धीरे-धीरे गिल्ट आना शुरू हो गया कि वाक़ई में हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं, दबा रहे हैं दूसरों को। तो उस तरीके से गिल्ट आ गया। गिल्ट जब आएगा तो आप वामपंथी बन जाओगे। वामपंथी बन जाओगे तो आप अपने ही धर्म, अपनी ही संस्कृति को जो है, वो आप नाश करने में लग जाओगे आप। हुँ, तो ये अब जैसे ये और लड़का हाँ, सॉरी। हाँ, एक तो ये हो गया, हुँ, पार्टीशन हो गया, हुँ, लोग मरे, हमारा 33% लैंड चला गया। लैंड गेन ही परमानेंट हमारी एनिमी जो है वो बन गए, 2 तरफ से। 2 तरफ से, बांग्लादेश से भी और वो भी। आधे लोग अभी भी आते रहते हैं, 8-10 करोड़ बांग्लादेशी अभी इस समय इंडिया में हैं। नंबर 1 एक ये है। नंबर 2, जो जो और भी जो बड़ी खराब बात थी, वो इकोनॉमी वाइज़, वो अपनी सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट जो है पॉलिसीज़ लाके उन्होंने रख दी कि पब्लिक सेक्टर होगा, 5 ईयर प्लान होंगे, जिसकी कोई रेलेवेंस ही नहीं थी। वो हमेशा से जो है वो फेल हुए, इनएफिशिएंट थे। वो अपने आप को विज़नरी बोलते थे, लेकिन किस बात का विज़न, जब आपको पता ही नहीं है कि आगे जाके ये पॉलिसीज़ जो हैं वो फेल होने वाली हैं। हुँ, 1947 में चाइना, जापान और इंडिया, उनका पर कैपिटा इनकम बिल्कुल एक, उनकी जीडीपी हम तीनों कंट्री की एक। जापान जो है कौन न से साल में? जब हम आज़ाद हुए हाँ, 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 हाँ। 45-47 में, अच्छा, जापान बर्बाद हो चुका था बर्बाद इसलिए। हो चुका जी, था। जी, हाँ। चाइना में भी बर्बाद हो चुका हुँ, था, हुँ, हुँ। और हम भी बिल्कुल वैसे ही थे। तो तीनों कंट्री जो है वो बिल्कुल गिरे पड़े हुए थे। जापान जो है 1960 में ऑलरेडी जो है वो डेवलप्ड कंट्री में आ गया। चाइना ने 1978 में लिबरलाइजेशन किया, 1978, और हमने किया 91 में। उस हुँ, 13 साल में जो उसने जो लीड ली है हुँ, हमसे, हुँ, तो जो 1945 में इकोनॉमी हमारी बराबर थी, हुँ। आज वो उसकी इकोनॉमी जो है वो कम से कम 5 गुना है। हमारी 4 ट्रिलियन है, उसकी 20 ट्रिलियन करीब-करीब है। अमेरिकन शायद इसी पर बात पे कैपिटा हाँ, इनकम भी ऐसी है, 10 गुना है 10 उसकी। गुना। हाँ, अमेरिकन्स इंडिया से इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड भी थे उस टाइम पे। उनका कहना है इनका कुछ नहीं हो सकता। फिर वो हाँ। चाइना के पास गए, सब कुछ खोला उन्होंने। हुँ, तो उसके पहले चूँकि ये डेमोक्रेटिकली तो वैल्यूज़ मैच हो रही थी, हुँ, तो दे वर लूकिंग फॉर अ सॉल्यूशन कि इनको आगे बढ़ाते हैं। हुँ। पर उन्होंने देखा ये तो बंद दरवाज़े हैं, इन पे कोई सर हाँ, मत मारो। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, तो ये टू स्टेप प्रोसेस जो इन्होंने किया, तो उससे हमारा कंट्री जो है आज भी उभर नहीं पाया है। हम तो आज भी वही प्रॉब्लम झेल रहे हैं। तो हिंदुओं के एनिमी नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू, हाँ, मोहनदास गांधी क्यों हैं? मोहनदास गांधी ने जो जो इस्लामिस्ट को बढ़ावा दिया, एक्चुअली 1920 तक जो है, जब से औरंगज़ेब मरा, हुँ, 1707 से 1920 तक, हुँ, ये लोग जो है बिल्कुल गिरे पड़े थे, थर्ड रेट सिटीज़न थे। हुँ, महात्मा गांधी आए और उन्होंने बोला कि जो है स्वराज जो है वो जब तक कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं होगी तब तक नहीं बनेगा। जो उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू किया 1920 में, उन्होंने कहा नहीं भाई, हिंदुओं के, जो मुसलमानों के खिलाफ हम नहीं कर सकते, उनको चाहिए। फिर जो उन्होंने खिलाफत आंदोलन साइमल्टेनियसली शुरू किया मुसलमानों ने, उसमें बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया। तो उनको जो है एक अलग तरीके की पावर दे दी उन्होंने कि भाई तुम बड़े पावरफुल हो। एलिनिएट भी कर दिया। हाँ। जैसे अगर 1919, 1920 से 21 तक शायद खिलाफत चला था, हम्म। उसके पहले अगर मुस्लिम लीडर्स के आप स्टेटमेंट सुनोगे, हाँ, तो वो एकता की बातें करते थे। हाँ, हाँ, और जैसे ही खिलाफत खत्म हुआ, हाँ। उसके बाद वो सेपरेट स्टेट पे चले गए थे सबके हम्म, सब, हम्म, अब सेपरेट स्टेट की बात हम्म। होगी। लगभग बड़े-बड़े हाँ। काफ़ी लीडर्स तो का हो गया गांधी था। ने उनको पावर दी, हुँ, और वो जो काम गांधी ने, फिर बाकी काम जो है वो रिले रेस थी, फिर नेहरू ने पकड़ लिया उसको। हुँ। तो इसलिए जो है गांधी जो है वो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम करते रहे वो। एक तो मैं तो गांधी जी के ना कई विचारों से बिल्कुल असहमत हूँ। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। अरे भाई, बुरा देखेगा नहीं तो बुरा फिक्स कैसे करेगा हाँ, तू? बिल्कुल, और बिल्कुल। बुरा सुनेगा नहीं तो हाँ, बुरे हाँ। चीज़ों को ग्रहण कौन करेगा उनको? अगर भगवान शिव बोले कि बुरा मत देखो, तो हुँ, विष कौन पिएगा साले? हुँ। भाई बिल्कुल। विष पीने के लिए कोई करेक्टिव चाहिए एक्शंस ना। कैसे लोगे आप? और ये क्या है? मुझे लगता था मोहनदास वाज़ वेरी shrewd. हुँ, जैसे नेहरू वाज़ लिटिल डम्ब बिकॉज़ हुँ, ही वांटेड टू एन्जॉय हिज लाइफ. हुँ, बट मोहनदास वाज़ वेरी shrewd. ही वाज़ लाइक कि वो रिलिजन को हमारे धर्म को घुसेड़-घुसेड़ के बेवकूफ बनाता सबको। जैसे नेहरू तो बोलता है ना धर्म-वर्म कुछ नहीं नॉनसेंस है मत हुँ, पड़ो इसके हुँ, चक्कर में। हुँ। कम से कम इतनी ईमानदारी रखता था वो। हाँ, बट ये गांधी तो हमारे धर्म को यूज़ करके हमें बेवकूफ बनाता था। बिल्कुल, बिल्कुल। अब सोचो कि महाभारत के मतलब मोहनदास के जो हीरोज़ हैं, हुँ, ऑल ऑफ देम आर ब्लडी किलर्स। हुँ, भगवान राम ने भगवान राम कहते हैं मतलब धरती राक्षसों से विहीन कर दूँगा मैं। हुँ, इतनी हत्याएँ करूँगा मैं। मतलब उन्होंने लिटरली जिनोसाइड कर दिया उनका राक्षसों का। हुँ। भगवान कृष्ण लिटरली जिनोसाइड पे उतारे हुए हैं। इनके उदाहरण दे-दे के वो अहिंसा पे ले आया बताओ। बिल्कुल, बिल्कुल। कितनी आश्चर्य की बात। हाँ, हाँ। मतलब इनके एग्ज़ाम्पल दे के वो अहिंसा पे ले आया आप सबको। हुँ। या तो हम हमारे पूर्वज और बहुत वही अहिंसा जो है वो तब फ़ेल होती थी जब वर्ल्ड वॉर में इंडियन सोल्जर्स को सप्लाई करना होता था। बिल्कुल। तब जो है। मुझे तो जस्टिस काटजू की बात ठीक लगती है हुँ। कि वो जो है वो एजेंट थे अंग्रेज़ों के, हाँ, मोहनदास गांधी। प्रोबेबल है वो। बहुत अच्छे खासे एजेंट थे वो अंग्रेज़ों हाँ। के। हुँ। और मुझे सबसे आश्चर्य तब होता है जब मैं कालों को देखता हूँ। किसको देखता हूँ? ब्लैक्स जब हाँ। मोहनदास की तारीफ़ करते हैं, जैसे ओबामा वगैरह। हुँ, हुँ। मैंने बोला भाई
सबसे ज्यादा तुमको नीग्रो उसने बुलाया। हाँ एक बार गलती से अच्छी जेल में बंद हो गया था, जो जिसको रियल जेल कहते हैं। हाँ बाद में तो केवल अय्याशियां करते थे मोहनदास जेलों में जाके, पर एक बार गलती से साउथ अफ्रीका की रियल जेल में बंद हो गए थे, कोई आंदोलन कर रहे थे वहां पे। तो वहां पे वो जेलर को लेटर लिखते हैं, और रामचंद्र गुहा किताब में है कि जेलर को बताते हैं कि ये नीग्रो साले होमोसेक्सुअल हैं, एक हाँ दूसरे की हाँ लेते बिल्कुल रहते हैं हाँ हाँ मुझे। और फिर ये भी लिखते हैं कि आई एम अ बनिया विच इज इक्विवेलेंट टू द व्हाइट पीपल इन इंडिया। अरे बाप रे, मैं तो वो पढ़ के मैंने बोला भाई कि आई एम अ बनिया विच हाँ इज अपर कास्ट विच इज हाँ इक्विवेलेंट टू व्हाइट पीपल इन इंडिया, हाउ डेयर यू पुट मी इन देयर सेल्स। हम्म। और ब्लैक लोग मोहनदास को तारीफ करते रहते हैं। उन्होंने भी हिस्ट्री नहीं पढ़ी है जैसे हमारे नहीं, पर एक बात ऑब्वियस है। और बताता हूँ, मैं हाँ इसकी बात बता रहा था। हमारे लड़का ये 22-23 साल का है, हाँ जेंजी में आता है ना, ये हाँ कॉकरोच हाँ है हमारे यहाँ का। हाँ ठीक गए है गए ना? थे तुम? जाने का बड़ा मन था इसका, अच्छा अच्छा, वो तो आपने ऑफिस से जाने नहीं काम की दिया? वजह नहीं, नहीं ऑफिस मैं क्यों रोकूंगा इसको। जाना भी है, पर वो भी तो है ना भाई, मेरे को जाना भी है, पर मैं आलसी भी हूँ ना भाई, जेंजी हूँ ना मैं, तो दोनों है मेरे साथ में। जोश तो बिल्कुल चीर फाड़ गया, पर सो के 11 बजे उठता हूँ आराम से। तो एनीवेज, पर इसको मैं सुना था अपनी कहानियां हमारे पूर्वजों की, कि हाउ वी न्यू टाइम डायलेशन, हाउ वी न्यू कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिवर्सेस। जैसे काकभूषणी जी जो हैं, हाँ वो कहते हैं अपनी उसमें, जो उनकी जो रामायण उन्होंने जो लिखी है, काकभूषणी वाली, उसमें कहते हैं मेरी आंखों के सामने 11 बार रामायण हो चुकी है और 16 बार महाभारत हो चुकी है। अब इसका मतलब ये है कि वो आपसे बात कर रहे हैं कि भाई ये जो टाइम है ये घूम के आ रहा है, बार बार समय चक्र है। समय चक्र है जो हाँ घूमे जा रहा है ना। उसके बाद फिर वो टाइम डायलेशन की कहानियां की, और फिर मल्टीवर्स की कहानियां की, बजरंगबली कैसे वो अंगूठी ढूंढते हुए चले जाते हैं वासुकी के वो मैंने पास। पिछली बार सुनाई थी आपको। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसी अलग अलग कहानियां हैं हमारे पास। हाँ तो इसमें क्या होता है कि मैंने इसको बोला, मैंने कहा हमसे डर लोगों को इसी बात का है, उनको ना वाइप आउट होने का डर है, कि अगर ये समझ में आ गया तो वाइप आउट हो जाएंगे, उसका डर है। कि आयुर्वेद समझ में आ गया तो एलोपैथ का 1-2 ट्रिलियन डॉलर का धंधा बंद हो जाएगा। सही बात है। क्योंकि आयुर्वेद तो होलिस्टिक अप्रोच की बात करता है, ये भी ठीक करो, ये भी ठीक करो, और दवाएं ये ले लो हमसे। तो क्या करेंगे, एलोपैथ बंद हो जाएगा, इसलिए कि आयुर्वेद। तो हमें खत्म करने की पूरी कोशिश है, वो इसलिए क्योंकि हम उनके लिए एग्जिस्टेंशियल खतरा है। हमें जब समझ जाएंगे लोग, तो उनका एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ जाएगा। आखिर ऐसा क्यों है कि ओपेनहाइमर इतने बड़े फिजिसिस्ट, न्यूक्लियर एटम बम बना लिया उन्होंने, और वो चर्चा हमारी किताबों की करते हैं कि भगवत गीता में कह रहे हैं, भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अब आई एम डेथ माई सेल्फ। ठीक है, उसके बाद क्या नाम है उनका, श्रोडिंगर्स कैट बहुत फेमस है। वो कहते हैं अगर आपने अद्वैत पढ़ा है तो आप मेरे थियरी तुरंत समझ जाएंगे, दिमाग नहीं लगाना आपको। सीरियसली यार, मतलब श्रोडिंगर बोल रहा है, हाइजेनबर्ग बोल रहा है, अगर मेरे को पढ़ना है तो पहले अद्वैत पढ़ लो, मेरे से फंडे ऐसे समझ जाओगे। एग्जिस्टेंशियल खतरा है ना, तभी तो इग्नोर किया जाता है कि इनको खत्म करो, या तो एटलीस्ट दबा के रखो, दबा के रखो, ज्यादा फुद के ना। सबसे अच्छा क्या है, इनके बच्चों को इनके ही पूर्वजों से नफरत करा दो। वह सुशील सिंह अपने पूर्वजों को भूल जाएं, है ना, तो इससे अच्छी बात क्या होगी? इससे अच्छी बात क्या होगी? वो तो याद ही नहीं, अपने बच्चों को बता ही नहीं हमारे पूर्वज भी थे। चिल, ये मैकॉले ने शुरू किया था ये। हाँ 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 1835 में, आज 200 साल होने वाले हैं, हाँ। और उनकी बड़ी सफल रही है। करेंगे हम, सेलिब्रेट करेंगे कुछ ना कुछ, ये सब वामपंथी तो करेंगे। वामपंथियों से चिढ़ क्यों? आपको लगता है हमारा काला पहाड़ वामपंथी बन गया था? वामपंथी बन गया था वो कह सकते हैं। सारे इस्लामिस्ट जो हैं वो कन्वर्टेड इस्लामिस्ट, हाँ कन्वर्टेड, एक्स हिंदूज, तो सारे हाँ एक्स हिंदूज जो भी हैं, और इस्लाम में तो सभी कन्वर्टेड है ना। एक भी बंदा ऐसा नहीं कि जो कन्वर्टेड नहीं है। चलिए वापस आते हैं काला पहाड़ के ऊपर। आपने जो ये कहानी लिखी है, एक तो पहली चीज तो बहुत बहुत शानदार, बहुत ही ब्यूटीफुली लिखी आपकी किताब है। थैंक यू। आई जेन्युइनली लव्ड रीडिंग, और मैं बहुत रेयरली होता है कि मैं पूरी किताब एक बार में पढ़ जाऊं, तो मैंने आपकी पूरी किताब एक बार में पढ़ी है, और ब्यूटीफुली रिटन किताब है। थैंक यू है ना, जिसमें मैं मतलब इस सीट पे यहाँ पे बैठा था, पढ़ रहा था मैं, एंड इट वुड हैव टेकन मी अराउंड 3.5 आवर्स। मैं लगातार बैठा ही रहा, बाथरूम तक नहीं गया। एक लेखक के लिए मतलब ये सुरीली हाँ, पर मैंने आपको फीडबैक भी दिए थे 2-4 छोटे-छोटे, बिल्कुल, है ना, बट अदरवाइज उस पे मैं अमल करूंगा मैं। अदरवाइज इट्स ब्यूटीफुली रिटन। चलिए मुझे एक बात बताइए कि ये जो हमारा वो क्या था जो मैंने नहीं पढ़ा, उसकी बात करते हैं। हाँ, क्योंकि ये चीजें शायद मैंने नहीं पढ़ा था, व्हेन स्ट्रेंजर्स बिकेम सन ऑफ सॉइल, ये क्या? चलिए शुरू में चलते हैं। मैं किताब का थोड़ा सा पहले वर्णन कर देता हूँ, जी प्लीज, तब फिर हम फिर वार्तालाप करेंगे। जी। तो ये मेरी एक जो नई पुस्तक है जी, साइलेंट गॉड्स बर्निंग टेम्पल्स। तो ये किताब एक हिस्टोरिकल फिक्शन है। ये पूरी जो ताना बाना बुना गया है वो एक्चुअल इवेंट्स के चारों तरफ बुना गया है। ये वो इवेंट्स हुई हैं, बस कहानी के पात्र भी जो हैं एक्चुअल हैं, बट जो डायलॉग्स हैं उसमें वो सब मेरे हैं। वो मेरी आपकी लिबर्टी है। हाँ, वो लिबर्टी, आर्टिस्टिक लाइसेंस मैंने इसमें कई जगह पे लिया हुआ है इसमें। जी। बट मेन इवेंट्स स्टैंड ट्रू।
अब इसमें जो है मैंने शुरुआत करी है एंशिएंट काल से। हाँ, हाँ। तो जैसे शक आए थे, कुषाण थे। कुषाण थे, जी, जी। ये सब के सब हिंदू तो थे नहीं, ये सेंट्रल एशिया से आए थे ये। बट हमने हमारे धर्म की, हमारी संस्कृति का ऐसा प्रताप था, इतना इतना वो लोग प्रभावित हुए हमारी संस्कृति से। उन्होंने बोला, खुद ही बोला कि हम जो है हिंदू बनना चाहते हैं। उन सब ने बड़े बड़े मंदिर बनवाए। कनिष्क जो थे वो तो सेकंड बुद्धा बोला जाता है उनको। आपने उस पिछली किताब में भी शायद अलेक्जेंडर कितना इम्प्रेस हुआ तो उसकी भी हाँ चर्चा की हाँ थी हाँ। कि अलेक्जेंडर कितना इम्प्रेस होता था हमारे संतों को देख के। तो ऐसा नहीं है कि उसी समय होते थे, आज भी लोग जो हैं, कितने सारे अमेरिकन जो हैं वो हमारी संस्कृति से प्रभावित हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना। हाँ। तो मैंने वहाँ से शुरुआत करी कि हमने उन लोगों को भी कन्वर्ट किया, कुशान्स को, शक्स को, और जो इंडो ग्रीक्स थे वो सब के सब जो हैं वो कन्वर्ट हो गए खुद ही, हमें बिना फोर्स किए हुए। उन्होंने बोला कि हमें कन्वर्ट होना है, हमें हिंदू बनना है, और हमने उनको बनाया उनको। तो ये कहानी मैंने वहाँ से स्टार्ट करी है कि हम लोग जो है सबसे बड़े मिशनरी हम लोग थे उस समय, बट विदाउट एनी फोर्स, बिल्कुल, विदाउट एनी ग्रीड। ईस्ट में देखिए ना, पूरा ईस्ट हमने कन्वर्ट कर दिया था। हाँ, हम गए, हम वहाँ पे हमारे ईस्ट में जो है सब कन्वर्टेड थे। ईस्ट हो गया और साउथ ईस्ट हो गया। हाँ, हाँ। साउथ ईस्ट एशिया में कंबोडिया, बिल्कुल, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस तक। फिलीपींस, हाँ, बाद में फिलीपींस, हुआ, हाँ। हाँ। और ईस्ट में चाइना और जापान। सबसे बड़ा जो हमारा भक्त था वो था चाइना। वो तो जो हम करेंगे वो उसको वही करना है उसको। तो नेहरू जी वाला जो तीसरी गलती थी, उन्होंने चाइना को दुश्मन बना लिया। तो वो चाइना हमारा भक्त रहा है, वो सडनली नेहरू जी के चक्कर में वो दुश्मन बन गया वो। तो वो 1945 कम्युनिस्ट चाइना हमारा भक्त होता है। कम्युनिस्ट चाइना हमारा भक्त कैसे बनता? कम्युनिस्ट नहीं, एंशिएंट की बात कर रहा हूँ, मिडिवल चाइना की बात कर रहा हूँ। चाइना उसमें तो कम्युनिस्ट चाइना था ना, वो हमारा भक्त कैसे होता? हाँ, वो नहीं हो, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो कंटिन्यूटी थी वो नेहरू जी के आने के बाद ब्रेक हो गई वो, है ना। तो उनके ट्रैवलर्स आते थे, वो हमारे संस्कृत के जो जितने भी गद्य होते थे, पाठ होते थे, जो किताबें होती थी वो पढ़ते थे, मैंडरिन में वो ट्रांसलेट करते थे, और वापस जो है घोड़े पे घोड़े हाथी लेके वो वापस जा रहे हैं, वो 2-3 हज़ार 4 हज़ार किलोमीटर दूर। तो इतने बड़े वो क्रेडिट भी देते थे, है ना। और पूरे जो बुद्धिस्ट अल मंदिर बरूनी हैं, और अल गजाली क्या करते थे, वो उन्होंने भी क्रेडिट दिया, गोरों ने दिया हमको क्रेडिट। तो हमने जो है वो सबको कन्वर्ट कर दिया अपनी संस्कृति में। हमने जो है सबको जो है वो क्या क्या कहते हैं उसको, उनको पिरो दिया, उनको है ना, डुबो दिया अपनी मेल्टिंग पॉट। हाँ। तो वो सब जो है वो इंडियन थे। जैसे आज हम लोग बोलते हैं कि हम अमेरिका की तरफ देखते हैं, वो लोग हमारी तरफ देखते थे, भाई हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, नालंदा में, तक्षशिला में। जैसे हम आज हार्वर्ड और उसके पीछे भागते हैं स्टैनफोर्ड के, वैसे ही वो लोग भागते थे। उनके नाम भी सूर्यवर्मन, जयवर्मन, इस टाइप के हुए थे, राजा शैलेंद्र थे इंडोनेशिया में बहुत बड़े। तो ये सब चीजें जो है वो, थाईलैंड के राजा को आज भी राम कहा जाता है। हाँ, राम कहा जाता है। वहाँ पे जो एक सिटी है अयोध्या करके है, वो है ना, अयोध्या बोलते हैं उसको वो लोग। योग्यकर्ता इंडोनेशिया में, जहाँ 2 सबसे बड़े हमारे मंदिर हैं, प्रबन्नन और बोरोबुदूर। एक हिंदू टेम्पल है, मोदी एक जी बुद्धिस्ट बनवा रहे हैं। हाँ, तो मोदी जी से अगर सुने तो हमारे टेम्पल को भी रिनोवेट कर दीजिए, जो हमारे इंटरनल है, जो हमारे यहाँ अनंतनाग में मार्तंड टेम्पल है। नहीं, फोटो खिंचवा लें, वो फोटो में क्या है। अच्छा, ठीक है। जैसे मार्तंड टेम्पल है, वहाँ तो डिस्प्यूट भी नहीं है, ठीक है। बाकी जो काशी और मथुरा के हैं वो डिस्प्यूटेड हैं, वो तो भाई डिस्प्यूटेड भी नहीं है वो, उसको रेनोवेट करवा लो उसको, तो वो ठीक है। तो हम कहानी पर वो पर इतिहास तो यही ना, कुछ तोड़ा गया था, तो तोड़ के फिर बना दें, तख्ती लगा दें उस पे कि भैया ये तोड़ा गया था, लेकिन अभी हमने रेनोवेट कर दिया। वामपंथियों का अधिकार है उस मुद्दे, वो कहते हैं जैसा इतिहास है वैसा रहेगा। तोड़ा गया तो टूटा रहेगा भाई साहब, ऐसे नहीं हो सकता। तो हुमायूं टूम्ब कैसे उन्होंने बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी 1940s में, वो इतिहास हिंदुओं के ऊपर लागू है। अच्छा, वामपंथियों का फंडा क्लियर है ना, वो उन पे नहीं लागू, जो एक्स हिंदूज थे उन पे लागू नहीं। आई वाज लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन ऑफ दिस गाय जो रोगन विद केसी कूपर, एक लेडी है जो बहुत बहुत हिस्टोरिकल चीजों पे वो ढूंढती रहती है। आपको वो देखना चाहिए शो, ठीक है। मतलब ऐसा हिंदू धर्म का ऐसा मतलब जो रोगन दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर माना जाता है, बिल्कुल ऐसा डिस्कशन दोनों के बीच में, हिंदुइज्म के विचार को नहीं, हिंदुओं ने किया क्या क्या है। कंबोडिया में जो अंकोर वाट है, आपको पता है ना, अंकोर वाट बहुत छोटा सा हिस्सा है, और भी बहुत बड़े बड़े वहां पे वो हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं गया हूँ वहाँ पे। अच्छा, अच्छा, अरे लवली, आपको लगेगा कि आप 1000 साल पहले पहुंच गए। हाँ, देखना वो पिक्चर निकालना जो अंकोर वाट के आसपास का एरिया है। एक ताफ्रोम करके टेम्पल है, ताफ्रोम मतलब ब्रह्मा का टेम्पल था वो। अभी उस पे वो एंजेलिना जोली की जो पिक्चर बनी थी, हाँ, बिल्कुल, वो लारा क्रॉफ्ट, टॉम रेडर, तो घटिया थी वो फिल्म, हमारी बेइज्जती नहीं, बेइज्जती नहीं, मैं मंदिरों की बता रहा हूँ। हाँ, पर एक बात बता रहा हूँ, शी डिडंट रिस्पेक्ट। एक बयान टेम्पल था इसी के बाजू में। एक काम कर तू ना, ये दिखा मुझे एरिया अराउंड अंकोर वाट, क्योंकि वो पूरा एरिया ही है। मुझे लगता है कम से कम 50 किलोमीटर का एरिया है। एयरपोर्ट बना हुआ है, आई वांट टू सी द एयरपोर्ट, वहीं पे एयरपोर्ट है अंकोर वाट के बगल में।
जूम आउट जूम आउट जूम आउट, ये हो गया अंकोर वाट, और जूम आउट कर, दिख रहा है आपको ये एयरपोर्ट दिख रहा है लेफ्ट साइड में, छोटा सा एयरपोर्ट दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये जो बड़ी सी झील बनी है ना, ये भी कोई मंदिर था ये पूरा। एक शिव टेम्पल है थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पे, उस पर लड़ाई हुई थी, लड़ाई होती है, हाँ। वो 15-20 साल से चल रही है हाँ, कि ये हाँ, टेम्पल हाँ। हमारा, वो टेम्पल तो हमारा। डोनाल्ड ट्रम्प ने क्रेडिट लिया था, हमने इनका वॉर सेटल करवा दिया, अभी क्रेडिट लिया था उसने। हाँ, ये जो, चल कोई बात नहीं, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ये अंकोर वाट सोचिए कितना छोटा है हाँ, इन हाँ, सब के हाँ, कंपैरिजन में। हाँ। अंकोर वाट बहुत छोटा है, ये मंदिर इतने बड़े बड़े हैं ये इस सारे के पूरी सारे। जगह को अंकोर थॉम बोलते हैं, अच्छा पूरे एरिया को, और अच्छा इसमें हजारों टेम्पल हैं इसमें, अच्छा सबके सब जो है हिंदू टेम्पल हैं। हाँ 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 एक सबसे जो इंटरेस्टिंग टेम्पल है अंकोर वाट तो है ही, बयान टेम्पल डालो, BAYON, हाँ उसमें सबके चेहरे बने हुए हैं जितने हाँ, राजा थे, आई सॉ दैट। एक अलग वहां पे जो हाँ, है। पर वो लोग जो डिस्कस कर रहे थे कूपर और जो रोगन, पता है वो क्या कह रहे थे, वो बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन कर रहे थे। हाँ, वो कह रहे थे कि ये मंदिर जो है, हाँ, या जो यहाँ पे जो इस तरह के एरिया बने हैं, वो कह रहे थे ये एरिया राजाओं ने नहीं बनाए, हम्म, वो कह रहे थे राजाओं ने इन एरियो में आके अपने अपने वो लगवा दिए, क्या कि मतलब ये मैंने करा है। वो ये कह रहे थे कि दीज एरियाज आर बीन डन बाय एलियंस और समथिंग, वो ये दिखा रहे थे हम, कि ये पूरा ये कह रहे हैं नॉर्मल लोगों की बस की नहीं है कि वो छेनी हथौड़ी लेके खोद डालेंगे इतना सब कुछ। वो कह रहे दीज एरियाज आर नॉट डन बाय ह्यूमंस, दे आर डन बाय समबडी एल्स। बस यही है कि इतना सुंदर देखा, राजा ने बोला भाई एक काम करो हमारा भी लगा दो इस पे, जैसे बाद में बौद्धों ने लगा दिया इस पे अंकोर वाट पे, कि बौद्ध की मूर्ति छाप दो उसी पे। तो वही वाला वो कह रहा था कि इस पे क्या है, और यही बात पिरामिड्स के लिए भी कहता है। वो कहता जो ये जितने भी थे, ये कामुनरा, अखमुनरा, और जो ये जितने भी थे, एक उसमें एक का नाम था रामाशीष, वो तो बहुत सारे हुए हैं, 10-12 हुए हैं। हाँ हाँ तो ये बोलते हैं कि वो भगवान राम से इन्फ्लुएंस थे। हाँ 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 हाँ। तो ये वही वाली बात है ना, कि मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगेगा कि इसी बात आप ये जाके देख के आइएगा ये। अच्छा अच्छा, फैंटास्टिक प्लेस। अच्छा, 3-4 दिन रह के आइए। कितने दिन रुके थे आप यहाँ पे? मैं यहाँ पे 4 दिन रुका था मैं। अच्छा अच्छा, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। हाँ, लेकिन फिर वो लोग, उनकी डिस्कशन इतनी अमेजिंग थी। एक और चीज आपने वो देखी होगी, बाहुबली, वर्धमान महावीर की जो, भगवान वर्धमान महावीर की जो मूर्ति है, वो तो कहता है जो लोगों ने जिंदगी में पहली बार देखी, कह रहा है भाई ये, कह रहा कौन कहता है ये छेनी हथौड़ी हो ही नहीं सकता, इधर लगाना जरा बाहुबली वाली प्रतिमा, एंड आई थिंक आई एग्री विद हिम। आप उस पे कट्स तो देखो, मतलब एक एक कट ऐसा लग रहा है से, अब भाई अगर छेनी हथौड़ी से कर लिया तो उन लोग महान थे वो लोग, ठीक है ना। ये देखिए ये बाहुबली भाई, वो पता है क्या डिस्कस कर रहे थे भाई, वो ये कह रहे थे कि आसपास के पत्थर दिखाना, क्योंकि ये कह रहे हैं ग्रेनाइट है ये वाली बाहुबली की। आप गए इस पे कि नहीं गए? नहीं, इसमें नहीं गया, इसमें नहीं गया। ये पता है 60 फीट ऊंची मूर्ति है वर्धमान महावीर की, और मोनोलिथिक है ये। हाँ, सिंगल स्ट्रक्चर में बनी हुई है। और वो कह रहे थे, वो उनको, क्योंकि वो तो एलियन वाले हैं कि भाई मतलब हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो वो ये लेडी कह रही थी, ऊपर कहती है कि सुनो ऐसा हुआ है शायद कि वो कहती है ये शायद दूर बाहर से लाई गई है प्रतिमा। कुछ लोग कहते हैं और ग्रह से, हाँ ग्रह से नहीं, अर्थ से ही। अच्छा, पर कह रहे बाहर से लाएगी, पर कह रहे अगर लाई गई बाहर से, इतनी बड़ी प्रतिमा कैसे लाया कोई यहाँ तक, कैसे वो सेटल कर पाया। कुछ लोग कहते हैं वहीं बनी है, पर चूंकि आसपास के पत्थरों का रंग अलग है, तो कहते हैं ये वाइट कैसे हो गई, पता नहीं। मतलब बहुत बहुत जबरदस्त डिस्कशन। ये तो फिर कुछ भी नहीं है। अगर कैलाश टेम्पल देखें आप, उसकी बात कर रहा था वो। हाँ, उस औरंगजेब को बोलता है दैट किंग वुड हैव बीन अ डिक who tried to destroy it। शायद औरंगजेब ने कोशिश की थी, कह रहा है 1000 लोग लगे थे 3 साल तक, कुछ नहीं उखाड़ पाया उसका। उसका हाथी की सूढ़ों तोड़ दी उन्होंने, बस ये कर पाया वो। क्या वो ये डिस्कस कर रहा था, कोई राजा था वहां का, उसका नाम नहीं, उसको नहीं पता भाई, इंडिया क्या जाने वो। कह रहा है उसने खूब कोशिश करी पर कुछ नहीं उखाड़ पाया। When India ruled without conquering the silent empire of धर्मा, आपने उसमें अंकोर वाट का नाम लिखा, थाईलैंड के किंग को राम कहते हैं। हमारे विचार कितने मिलते हैं। इंडोनेशिया का नेशनल मोटो है भिंगटेका तुंगल इका, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। ये सब ये मैंने इसलिए लिखा कि ये हमने इन लोगों को बिना फोर्स के कन्वर्ट किया। हम जो है, हम जानते थे कि लोगों को, बाकी लोगों को अपनी सभ्यता में कैसे शामिल करना है, जी जी जी, है ना, और कैसे हमें अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है। सिर्फ बुद्धिस्ट ही नहीं, हम लोग भी जानते थे, हिंदू भी जानते थे। तो ये मैंने यहाँ से शुरुआत करी है। फिर क्या हुआ कि फिर गुप्त पीरियड आ गया, और हम लोग जो है बहुत फिल्दी रिच थे उस समय, अकूत धन संपत्ति थी हमारे पास, और हम सेकुलर हो गए। तो जैसे आप जो जिन्होंने बेताल 25 और सिंहासन 32 लिखवाई, उनका पीरियड आ गया था। उनका पीरियड आ गया सन 500-600 वाला। और वही हालत थी जैसे यूरोप है आज का, कि बिल्कुल जो है टॉप मोस्ट कंट्री है इकोनॉमी वाइज, है ना, पर कैपिटा इनकम जो है वर्ल्ड में हाईएस्ट है, पर उसमें फोर्ब्स सेकुलर है, पर फोर्ब्स नहीं था बताने के लिए कि क्या चल रहा है, बट सेकुलर है अभी। तो अगर आपको जानना है कि उस समय सन 500 में इंडिया कैसा था, तो आज का यूरोप देख लीजिए, स्पेशली जर्मनी। हाँ, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, सब वही है, और कैसे वहां पे माइग्रेशन हो रहा है, कैसे कन्वर्जन हो रहा है वहां पे। तो यही हालत हमारी थी उस समय। तब जो है मोहम्मद बिन कासिम ने हम पे अटैक किया, उसने कन्वर्ट करना शुरू किया।
हम लोगों का पहली बार जो है वो लार्ज स्केल पे मुसलमानों से सामना हो रहा था। हमें नहीं पता था कि वो धर्म कैसा है, ये भी कुछ होता है। हम सोचते थे कि जैसे शक आए, कुषाण आए, थोड़ा बहुत इन्वेजन किया, कुछ लोग मारे और बाद में हमारे अंदर शामिल हो गए। तो ये जो है वो डिफरेंट लोग थे, ये मुसलमान जो थे ये। हमें इनका नहीं पता था कि इतने क्रूर हो सकते हैं ये। The cup which is already filled, you can't pour in more in that. हाँ। तो उसके बाद हमने जो एक ऋषि थे देवल, जब सन 712 में जब ये हुआ अटैक उसका, बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद तुरंत ही अरब्स का डिक्लाइन हो गया। तो क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो हैं वापस आने के इच्छुक थे, तो उन्होंने एक किताब लिखी, शायद 76 उसमें श्लोक हैं, देवल स्मृति नाम है उसका। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने किताब में लिखा कि भाई जो लोग कन्वर्ट हो गए हैं, जो लोग मलेच्छ हो गए हैं, उनको कैसे कन्वर्ट करना है उनको वापस। तो उसमें टाइम पीरियड भी था। अगर एक हफ्ते के पहले ही जस्ट कन्वर्ट हुए हैं तो एक दिन का फास्ट रखना है, तुलसी की पूजा करनी है, एक मंदिर का जो है वो परिक्रमा करनी है 5-6 किलोमीटर की। कोई अगर लेडी प्रेग्नेंट हो गई है तो ये करना है, नहीं प्रेग्नेंट हुई है तो ये करना है। तो उन्होंने सारे के सारे जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते थे वो सब लिखे हैं, और उनका जो है वो एक युक्ति लिखी है उन्होंने कि ऐसा करने से आप वापस जो है पवित्र हो जाओगे, हिंदू बन जाओगे आप। तो बहुत लोगों को कन्वर्ट कर वापस, मतलब घर वापसी करवा दी गई उस समय। अच्छा। लेकिन फिर जब क्या हुआ कि समय के साथ हम जो है वो भूलते चले गए कि ऐसा भी कोई हमारे अंदर, पर पूरा देश कनेक्टेड भी नहीं था। हाँ, कनेक्टेड जैसे नहीं था। देवल जी अगर करवा रहे हैं वहाँ पे सिंध की पट्टी पे कहीं काम करवा रहे हैं, तो वो इधर नहीं आएगा ना कि केरला में क्या हो रहा है उनको नहीं पता चलेगा कि वहाँ रिकन्वर्जन हो रहा है। क्योंकि केरला में तो जो उनके मुसलमानों के मोहम्मद हैं, उनकी जो मस्जिद बनी है वो शायद जब वो जीवित थे तभी बन गई थी कोई मस्जिद केरला में ना। तो फिर वही वाली बात है ना कि भाई केरला में तो इस्लाम शायद तलवारों पे आया भी नहीं था। मुझे ऐसा लगता है केरला में नहीं आया। शुरू में था, ट्रेडर्स आए थे वहां पे, क्योंकि अरब के साथ बहुत ज्यादा ट्रेडिंग होती थी, लेकिन वो चुटपुट था वो, ऐसा नहीं कोई, मतलब वो सब्सटेंशियल नंबर नहीं थे उसमें कि बहुत ज्यादा कोई संख्या उनकी थी। तो जो पोर्ट्स थे वहां पे, उन पे ही कुछ जो है छोटी मोटी कॉलोनी 100-200-300 लोगों की, उससे ज्यादा नहीं थे, इनसिग्निफिकेंट टाइप के थे। तो ये था ये। तो देवल स्मृति लिखी गई और हमने बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट किया गया। मतलब हम कॉन्शियस थे कि ये नहीं होना चाहिए, हो रहा है तो हमें वापस लाने की हमें जुगाड़ पता थी हमें। लेकिन जब मोहम्मद गौरी आए उसके बाद जो है ये हम सब भूलते चले गए। सर्वाइवल हमारे लिए प्राइम हो गया कि हमें कैसे भी सर्वाइव करना है, जो ये कठिन टाइम चल रहा है। हाँ, जो गया वो गया, हम सर्वाइव कर लें, हम अपने धन को बचा लें। तो उसके बाद जो है ये हम भूल गए। तो उसके बाद क्या हुआ, अभी हम एक काला पहाड़ की स्टोरी पहले समझते हैं जी। तो उड़ीसा में 15वीं-16वीं शताब्दी में, आज से करीब 500 साल पहले, उड़ीसा में राजा मुकुंद देव थे। बहुत बड़े हिंदू राजा थे वो जी। और उनके यहाँ था एक सेनापति राजीव लोचन रॉय। तो हर जगह पे ये है कि ये जो थे ये हिंदू थे, राजीव लोचन रॉय सेनापति थे, बट कहीं कहीं पे कुछ लोग बोलते भी हैं कि ये नहीं, पहले से ही मुसलमान थे। बट 90% जो हम ये कह सकते हैं दावे के साथ, ये हिंदू थे ये। तो इनका क्या हुआ कि वहां पे सुलेमान करानी करके बंगाल में एक अफगानी था, राजा था, नवाब था। तो वो जो है अटैक करता रहता था उड़ीसा पे। तो मुकुंद देव ने क्या बोला कि जो है ये इतनी लड़ाई हमें पसंद नहीं है ये, क्योंकि लड़ाई हो रही है, हम भले ही जीत रहे हैं लेकिन हमारे लोग भी तो हताहत हो रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए हमें संधि करनी चाहिए। तो उन्होंने इसको राजीव लोचन रॉय को उसमें भेजा कि भाई जाके जो है बोलो कि भाई अटैक ना करे और हम संधि कर लेते हैं। तो उन्होंने भेजा उसको, राजीव लोचन रॉय को, और वहां पे जब महल में रहे तो उनकी बेटी गुलनाज थी, अति सुंदर, तो और वो बहुत पढ़ी लिखी भी थी, तो उसको नॉलेज थी, उसने शायद गीता और महाभारत भी पढ़ी हुई थी, उसको बाकी भी अपने जो पर्शियन टेक्स्ट थे उसके बारे में पता था। तो उनको इनसे प्रेम आता है। अच्छा। और वो राजा को पता लग जाता है, गुप्तचर बता देते हैं कि ये गेस्ट रूम में रुके थे और उसका कमरा भी था पास में ही कहीं गुलनाज का। तो आपस में ये मिलते रहते थे ये। तो उसको पता लग गया नवाब को, उसके पिताजी को, गुलनाज के। गुड फादर। हाँ। तो उन्होंने कहा कि अपने गुप्तचरों को कि भाई इनका प्रमोट करो इनका, और हम लव जिहाद कराएंगे इसका। अच्छा। गुलनाज पे जाने से पहले मैं एक मंत्र लिखा है अपने, स्वयं बोधेन धर्म ज्ञानम, धर्म ज्ञानेन सुचित्रितम विजानति, धर्म ज्ञानम विना नास्ति स्वयं बोध कथंचन, शत्रु बोधम च तद्ज्ञानम यत्र धर्मः प्रतिष्ठितः। Through self-realization comes the knowledge of dharma, and through the knowledge of dharma one understands the mind of the enemy. Without self-realization the knowledge of dharma is not possible in any way. True understanding of the enemy exists only where dharma is established. मतलब आप लिटरली इस समय आपकी किताब पढ़ के वो इमोशन जाग रहे हैं कि भाई at least there is one man who genuinely wants कि conversion should stop and people should come back. Yes.
तो ये इसमें जो घर वापसी है, जो रिकन्वर्जन है, ये सबसे अच्छा कॉस्ट इफेक्टिव लो हैंगिंग फ्रूट है ये। अच्छा। हाँ, जिसमें जो मैंने बुक में लास्ट में डेटा भी दिया हुआ है, पिछले 40-50 साल में हमने 1 ट्रिलियन जीडीपी का लॉस हुआ है ड्यू टू रॉयट्स। बिल्कुल। एक साल में करीब करीब 500 रॉयट होते हैं। 33,000 रॉयट जो है सिंस इंडिपेंडेंस हमारे 1947 से 33,000 रॉयट्स हुए हैं, दंगे फसाद जो होते हैं। आज भी हम देखते हैं कि हर साल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता रहता है। कभी नूह में हो रहा है, कभी मेवात में हो रहा है, कभी कहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो उनकी कॉस्ट $1 ट्रिलियन, $1019 बिलियन शायद मैंने लिखी, उसमें फिगर लिखी है। ये आप हर साल का आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.5 जीडीपी आपको निकलेगा ये पर ईयर। आपको इतना लॉस हो रहा है। आप इसका फ्रैक्शन ऑफ अगर आप स्पेंड करेंगे घर वापसी में गवर्नमेंट, तो आपकी डेमोग्राफी आप बच जाएगी, आपकी सभ्यता बच जाएगी। एक बार और हाँ, इसमें क्या है कि एक तो ये मैंने इसमें लिखा हुआ है कि बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, बहुत ज़्यादा आपको इसमें एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये लोग जो हम बैठ के हिंदू समझते हैं कि वो एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है इस्लाम, और वो जो है सब लोग एक ही हैं, बिल्कुल एक ही सोचते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके यहाँ 50 हमसे ज़्यादा उनके यहाँ कास्टेस में 72 फिरके हैं। कास्ट 3 हैं, वो अशरफ, अजलफ और अरजाल। हाँ, ये 3 हैं, और पसमंदा जिसको हम अरजाल को पसमंदा, और शिया, सुन्नी, अहमदिया, और सारे जो गंदे काम है, पत्थर फेंकना, आतंकवादी हमले करना, मोस्टली अरजाल से करवाया जाता है। बिल्कुल लीडरशिप उनकी रहती है। लीडरशिप उनकी। बट काम इनसे करवाया जाता है। और जो ये पसमंदा हैं, ये जो है लो कास्ट से कन्वर्ट हुए और वहाँ पे लो कास्ट ही रह गए। वो उनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ कि इक्वलिटी का। क्रिश्चियंस में भी है। हाँ, क्रिश्चियन में भी है, दलित क्रिश्चियंस हैं वहाँ पे। तो इन लोगों का कोई भी सोशल अपलिफ्टमेंट बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो इन लोगों को कन्वर्ट करना, इन लोगों को रिकन्वर्ट करना, घर वापसी करवाना बहुत आसान है। और हमारी संस्थाएं ऐसी हैं बहुत सारी जो कन्वर्ट कर रही हैं, स्पेशली वेस्टर्न यूपी में, आगरा, मथुरा और अलीगढ़ और हाथरस, इस रीजन में। लेकिन क्या है कि जो होना चाहिए उतना जो है वो नंबर्स नहीं है। 5-6 हज़ार 10,000 लोग एट द मोस्ट एक साल में हो रहे हैं। और यही उससे ज्यादा वापस मुसलमान बन जा रहे हैं। बिल्कुल, लव जिहाद के थ्रू या किसी प्रलोभन के थ्रू या फोर्स के थ्रू। तो इसमें जब तक कि गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट करेगी, अब गवर्नमेंट जो है हमारी क्या है कि सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, वो डायरेक्टली इसमें पिच इन नहीं कर सकती, डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व हो सकती कि आप लोग कन्वर्ट हो जाइए। तो उसके लिए क्या होता है तरीका कि जो लाइक माइंडेड संस्थाएं हैं उनको आप प्रमोट करें, उन पे उनको लीगल सपोर्ट दें, उनको मॉरल सपोर्ट चाहिए, उनको फंड्स का सपोर्ट चाहिए। ये 3 मेन सपोर्ट चाहिए होते हैं उनको। और सबसे बड़ा है इसमें लीगल सपोर्ट, कि कहीं पे किसी ने FIR कर दी, किसी ने कोर्ट में चला गया, कोई ये कि ज़बरदस्ती कर रहे हैं, वो सब बिल्कुल एब्सेंट है। जो लोग मैंने जिनसे बात करी है इन संस्थाओं में, तो वो बोलते हैं कि कोई सपोर्ट नहीं है, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। हाँ, जो हम कर रहे हैं अपने फंड रेज कर रहे हैं हम, क्राउड फंडिंग से जो लोग दे देते हैं उतना हो पाता है। और वो लोग ये भी बोलते हैं अगर हमारे पास ज़्यादा फंड्स होंगे तो ज़्यादा जो है हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। संगम टॉक्स वाले आए थे राहुल जी, हाँ, वो सबसे बड़े इसमें बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं इसमें। पर वो बहुत डिसअपॉइंटेड थे सरकार से। उन्होंने इसमें फॉरवर्ड भी लिखा हुआ है, राहुल दीवान ने। हाँ, पर वो बहुत डिसअपॉइंटेड है। बिल्कुल। प्लस मुझे ये लगता है कि एक संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके शायद कोई हैं अविमुक्तेश्वरानंद जी एक हैं, जो जिनको कई लोग नकली शंकराचार्य भी कह रहे हैं। तो उनका एक स्टेटमेंट पता नहीं वो कितना ट्रस्टवर्दी है नहीं है। तो उन्होंने RSS के उस व्यक्ति का नाम लेके कहा कि उसने इनको किसी पार्टी में किसी जगह बताया कि उसने 10 लाख हिंदुओं का विवाह मुसलमानों से करवाया। आप सोचिए, RSS जैसा संस्थान जिसको घर वापसी कराने में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। और अजीत भारती का नाम सुनाइए आपने, उन्होंने रिसेंटली क्या स्टेटमेंट दिया था कि मोहन भागवत जी ने क्या कहा था जब उन्होंने DNA वाला नहीं मोहन भागवत जी से एक्चुअली क्या हुआ कि बंगाल हार गई थी बीजेपी 2021 के बाद। तो मोहन भागवत जी कोई RSS का प्रोग्राम था, उसमें बंगाल में हिंसा चरम पे थी। तो उसमें यूट्यूब के बड़े इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया गया था, अजीत भारती भी गए थे। मोहन भागवत स्टेज बैठे थे, तो अजीत भारती ने उनसे पूछ लिया कि भाई जो अजीत भारती ने उनसे कुछ नेगेटिव नहीं बोला। अजीत भारती ने ये बोला कि क्या RSS की मदद से, याद आ नहीं याद आ रहा क्या डिस्कशन में, क्या RSS की मदद से हम कोई ऐसा फंड रेज करें कि भाई जो लोग हिंदू कहीं भी मारे जाएं दुनिया में, उनको परिवार को हम फंड दे सके कुछ ना कुछ। तो पब्लिक फंड करेगा, पर RSS अगर उसमें मुख्य भूमिका निभाए, क्योंकि वो चाहते थे कि मतलब RSS का ही इवेंट है तो सलाह क्या दे सकता हूँ RSS। तो जो पहला स्टेटमेंट निकलता है मोहन भागवत के मुंह से वो ये निकलता है कि क्या हमने हिंदुओं का ठेका ले रखा है RSS ने।
अच्छा, अब अजीत भारती ने ट्वीट किया, इस पे कई वीडियो बनाए उन्होंने आके और सबसे लड़े भी वो। तो अगर अजीत भारती गलत हैं, हाइपोथेटिकल झूठ बोल रहे हैं, तो आरएसएस को तो उनके ऊपर मानहानि डाल देनी चाहिए। मोहन भागवत जी को मेरा नाम लेके झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं, है ना? तब मुझे नहीं पता अजीत भारती जी कितना सच बोल रहे हैं, पर आरएसएस का रिएक्शन देख के तो लग रहा है कि अजीत भारती क्या पता सच्ची बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो आप किससे उम्मीद करते हैं घर वापसी कराएंगे? ये लोग जो सत्ता को एंजॉय नहीं, करने में मैं सब भूले उम्मीद नहीं बैठे करता हैं। हूँ, मैं तो एक आह्वान कर रहा हूँ कि ये करना चाहिए। अच्छा, हाँ, मेरा ये है कि आप जो है, आप इसको ये 3 सपोर्ट दीजिए, लीगल, फंड्स और मॉरल सपोर्ट। तो इससे जो है वो डेमोग्राफी आपकी बची रहेगी, और पर मेरी डेमोग्राफी मेरी बचाना सरकार ही ही मेरी सरकार ही इसके थ्रेट पे बन रही है। मैं हैं? इसको खत्म कर दूंगा, नहीं, तो वो मैं लोग सरकार ऐसा नहीं कैसे है, वो लोग बनाऊंगा? 25 करोड़ है ना, हम हाँ। 25 करोड़ को तो एक दिन में तो कर नहीं पाएंगे, एक दिन में या 1 साल में, हमें तो टाइम लगेगा। तो उसको तो कुछ तो करना चाहिए, उनको स्टार्ट तो एटलीस्ट करें वो। कहीं पता चला आपको थोड़ा बहुत हो रहा है, सरकार सोच रही है इस मामले में? नहीं, बिल्कुल नहीं सोच रही है। मुझे अभी तक किसी ने नहीं बताया कि सरकार जो है एक्टिवली इस चीज़ में इन्वॉल्व है। अच्छा, हाँ, जीरो इंटरेस्ट है। जीरो इंटरेस्ट है। और ये जो है ये 1920 से चल रहा है। 1920 में एक बहुत बड़े महात्मा आए थे जिनको मैं स्वामी श्रद्धानंद, विवेकानंद के इक्विवेलेंट में मानता हूँ उनको। जो उन्होंने किया वो भी जो है वो अलग, बिल्कुल उनके अंदर ताकत थी। तो स्वामी श्रद्धानंद ने 1 साल में 40,000 लोगों को कन्वर्ट कर दिया आगरा में, जिनको मलखाना राजपूत बोलते हैं जी, मलकाना राजपूत। तो उनको फिर बाद में एक अब्दुल ने मार दिया था उसको, बिल्कुल। उनको घर में उनके आश्रम में घुस के। उनकी गर्दन काटी थी हाँ, और मोहनदास हाँ, गांधी ने कहा था कि बहुत अच्छा किया, जिहाद बिल्कुल, किया उसने। हाँ। तो गांधी जी ये थे ये, और वो उसको व्हाइट वॉश करने में लग जाते थे कि गलती किसकी है ये। तो इसमें एक चैप्टर मैंने ये भी लिखा है कि कांग्रेस की क्या रिएक्शन रही है 1920 से। तो कांग्रेस की रिएक्शन हमेशा ऐसी रही है कि ठीक है, इंडिविजुअल आप कन्वर्ट करते रहो 1-2 लोगों को, लेकिन जहां पे आप मास स्केल में आप जाओगे घर वापसी में, वहां पे हम आपको करने नहीं देंगे। तो ये चीज जो है ये कंटिन्यूटी रही है, और आज की सरकार में भी ये चल रहा है ये। अच्छा, कि कोई इसमें जो है एक्टिव जो है पार्टिसिपेशन, एक्टिव प्रमोशन इस चीज का नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अगर आज सरकार जो है रिकन्वर्ट करती है, देखिए मुसलमान तो उनको वोट देता नहीं है, एक वोट इनको नहीं मिलता, हाँ। तो एटलीस्ट उनके पास एक चांस तो रहेगा कि उनको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उनके वोटों में बढ़ोतरी रहेगी। मतलब फायदा ही है सरकार, नुकसान नहीं है। बिल्कुल। और यति नरसिंहानंद जी हैं, हाँ, मैं जानता नाम हूँ। सुना हाँ, है? मैं गया भी हूँ उनके आश्रम जी, में। तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने बहुत मेहनत करके मुसलमानों के एक बहुत बड़े आदमी को कन्वर्ट किया। उनको जितेंद्र त्यागी बना वसीम, दिया। हाँ, वसीम रजवी को। उस पे भी एक चैप्टर है। अच्छा है? हाँ, अच्छा, लास्ट में। हाँ, तो उन्होंने उनको बना दिया जितेंद्र त्यागी। पर क्या किया सरकार ने उसको? हाँ, उनके जेल में साथ? डाल दिया। मतलब वो वसीम रिजवी जिसके पास शायद लाखों में उसका धंधा चलता था, मुसलमानों ने उसको छोड़ दिया, उसके धंधे रिसोर्सेज खत्म हो गए खाने पीने के, और सरकार ने उसको जेल तक में डाल दिया। ये है हमारी सरकार, इससे उम्मीद और करते जब तक वसीम थे तब तक छू नहीं पाई। छू नहीं पाए। हाँ, औकात नहीं हुई उनके पास पहुंचने जैसे ही वो जितेंद्र बने और हाँ। वैसे ही जो है हिंदू होने का उन्होंने तुरंत हक अदा कर दिया। हाँ, तो इससे सिग्नल क्या गया कि भाई घर वापसी जो है वो डेंजरस है। यही सरकार तुम्हें रगड़ेगी। हाँ। अच्छा, क्या सोच होगी सरकार की? में कौन लोग ऐसा काम करवाते हैं? जितेंद्र त्यागी को जेल भेजने का क्या लॉजिक रहा होगा? कौन लोग भेज रहे हैं जेल? नहीं पता। मैं मुझे मुझे किसी भी लॉजिक से जो है वो मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा, नहीं बोल सकता कि योगी जी को नहीं पता था उनको। 6 महीने जेल रहे भाई। हाँ, हाँ। एक होता है कल गए परसों निकल आए, हाँ, तो नहीं पता चला किस अधिकारी ने कर, सबको पता चला, सबको पता है क्या हुआ, सबको पता है उसके बाद भी। दूसरा, चलो ये तो ये हो गए जो ये आपकी शायद उसमें पॉडकास्ट में आई भी हैं, सलीम वास्तिक जो है आए थे ना आपके उसमें, मैंने देखा था वो, उनको भी तो जेल में डाल दिया। नहीं, वो तो छूट गए। नहीं, अभी तो छूट गए अभी, लेकिन उनको भी तो जेल में डाला ना। आपका जो एक्स मुस्लिम है वो आपके सबसे बड़े एसेट हैं वो। बिल्कुल। जो उनका जो गढ़ को, उनके किले को नेस्तनाबूद करने के लिए इनसे बड़ा एसेट कोई हो ही नहीं सकता। हाँ। उनको आप प्रमोट नहीं कर रहे हो ना, उनको सिक्योरिटी दे रहे हो उनको, तो क्या बात का है? अरे गरे सलमान खान को आप सिक्योरिटी दे रहे हैं आप। गले लगाओ और बोलो कि ये जो है ये अब्दुल मेरा भाई है। हाँ, हिंदू मुस्लिम भाई है। तो बड़ा मुझे वो होता है। चलिए हम किताब पे वापस आते हैं। मुकुंद देव जो है वो कैसे बहादुर थे आपकी नजरों में? कैसे? हाँ, बहादुर लीडर थे और एक अच्छे राजा थे, विजनरी लीडर थे। अच्छा। हाँ, तो इन्होंने जब वो गुलनाज से मिले वो, तो नहीं, अभी वापस चलते हैं, अभी शुरुआत चलते हैं, हमले पे जाते हैं। गुलनाज पे अभी नहीं जाएंगे। गुलनाज इज एन ऑसम कैरेक्टर ऑफ दिस बुक। गुलनाज आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, ब्यूटीफुल कैरेक्टर है इसका। पहले चर्चा करते हैं जो राजीव लोचन रॉय का जो थॉट था कि लेट्स नॉट ब्रिंग द वॉर टू आवर आंगन, वापस ले चलते हैं उनके। बिल्कुल। हाँ, तो पहले उस पे चर्चा करते हैं। क्यों? मुझे लगता है बहुत रेयरली लोग हैं। एक तो छत्रपति शिवाजी महाराज की मैं आपसे चर्चा कर रहा था, वो थे जो युद्ध को उनके घर ले जाते थे कि भाई तेरे घर पे युद्ध होगा, है ना? या फिर मैंने इनको देखा, राजीव लोचन रॉय जो किले में बंद नहीं रहना चाहता, जिसने अपने राजा तक को बोला कि किस बात का वेट कर रहे हैं, चलो हमला करते हैं। बिल्कुल।
तो एक तो ये जो हम हिंदू लोग हैं वो वॉर नहीं चाहते हैं। वॉर जो है वो लास्ट हमारी प्रायोरिटी रहती है। हम एज ए सोसाइटी जो वॉर की जब तक की बात होती है तो वो रिस्क अवर्स सोसाइटी है। जब तक कि हमें फोर्स ना किया जाए हम अटैक नहीं करेंगे, नंबर 1, और तब लास्ट उस पे रिसॉर्ट पे ही हम अपने आप को डिफेंड करेंगे। तो एक ये रहा है, ये पूरे टाइम से वो अभी भी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि है, डू यू थिंक इट्स नेगेटिव? बिल्कुल नेगेटिव है ये। व्हाई डू यू थिंक सो? आप वॉर को अगर आपको पता है कि आपका दुश्मन जो है कभी भी आप पे अटैक कर सकता है, वो मजबूत है, उसकी ये प्रकृति है कि वो आपको अटैक करके आपको मारेगा, वो आपकी संपत्ति लूटेगा, तो आप क्यों नहीं उसके घर में घुस के उसको मारोगे? क्यों नहीं? ये हम हमेशा करते हुए आए हैं। आज तक हमने एक युद्ध में जो है हमने जो है किसी को अटैक नहीं किया। ये पाकिस्तान को, या उससे पहले अफगानिस्तान में अगर हम मिडिवल पीरियड की बात करें तो हम मार सकते थे। हम नहीं, शायद बप्पा रावल गए थे एक बार। हाँ, वो बहुत पहले की बात हो गई। मैं अभी की बात कर रहा हूँ, पिछले 1000 साल की। वो तो बप्पा रावल थे, और कश्मीर के भी जो थे, क्या नाम जिन्होंने मातन टेम्पल में था, हाँ, ललितादित्य मुक्तपीड़, हाँ, तो उन्होंने भी वो किया था। लेकिन जो आज की बात हम अगर करें तो हमने ये कभी हमारे खून में नहीं रहा कि हम अटैक करके, हम रहते हैं कि शांति से रहो और हम भी जिए, तुम भी जियो, और जीनो दो वाली जो है हमारी सिचुएशन रहती है। ह्यूमन टेंडेंसी है जियो और जीने दो। नहीं, उनकी तो नहीं है। अच्छा, कहाँ है उनकी? ट्रम्प की है, ट्रम्प की नहीं है। अच्छा, ट्रम्प तो बार बार अटैक कर देता है, जरा सी कुछ बात होती है हम तुमको मार देंगे, हम ये कर देंगे। यही इस्लाम में भी यही है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। और हम में जो है बहुत बड़ा अंतर है। अभी आज बलूचिस्तान और पीओके, अगर चाहे सरकार हमारी तो नहीं इनको अलग कर सकती है। 1 महीने का काम है उनका कि वो अलग कर दे, बिना डायरेक्ट इंटरफेरेंस के, बिना डायरेक्ट इन्वेजन के। आप उनको इतनी फंडिंग करो, उनके इतने आर्म्स दो, जो वो लोग कश्मीर में, पंजाब में करते हैं, वही हम बलूचिस्तान में करें और पीओके में करें, तो क्यों नहीं हो जाएगा? ये बिल्कुल हो जाएगा। अब ये आपको लगता है इतने बड़े बड़े लोग, जैसे क्या नाम है उनको, क्या कहा जाता है, अजीत डोवाल जैसे सो कॉल्ड बड़े महान जेम्स बॉन्ड है हमारे पास, नहीं कर रहे होंगे ऐसा कुछ काम? नहीं, वो ठीक है, वो कर रहे होंगे, लेकिन बहुत लो स्केल पे कर रहे हैं। इसके लिए पहले पॉलिटिकल वो चाहिए, एक विजन, एक स्ट्रेटेजी, कि भाई मुझे ये अलग करना है, ये पीओके मुझे अलग करना है, पीओके अपने अंदर मिलाना है। ये जब सोच होगी तब बाकी चीजें जो हैं वो अपने अपने समीकरण बनेंगे। सरकार की सोच ये है पीओके के बारे में, उनको लगता है कि यार कौन दोबारा इतने और मुसलमानों को एंट्री देगा। नहीं, तो उनको ये ऑफर दो कि भाई तुम पहले घर वापसी करो। क्या रहता है, वो बहुत लोग नहीं है। आप जो सोचो कि कश्मीर वैली में कितने 1-8 करोड़ लोग हैं बस। 93 लाख, बस 93 लाख करोड़ भी नहीं है। और इसी तरह पीओके में होगा, वो बड़े दुर्गम जगह हैं वो, स्पेशली पीओके में, जो बाल्टिस्तान और वो जो एरिया ना, वो लद्दाख से लगा हुआ है, वहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा हो ही नहीं सकती। विजन नहीं, आई डोंट सी। हाँ, तो इसमें विजन नहीं है। तो अगर जो है, अगर उल्टा होता तो अब तक पीओके भी अलग हो चुका था और बलूचिस्तान भी अलग हो चुका होता। अगर पाकिस्तान इतना पावरफुल होता तो, हाँ, तो हमें अलग कर देता। मतलब आप रिवर्स कर दो सिचुएशन। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान होता, पाकिस्तान इंडिया होता, तो पाकिस्तान अभी तक पीओके और इसको अलग कर चुका होता है। तो दोबारा चलते हैं कि राजीव लोचन रॉय ने कररानी से कहा कि चलो भाई इससे लड़ लेते हैं, हम लोग इसी को बताएंगे, इसकी जगह ही बताएंगे। तो राजीव लोचन रॉय, मुझे एक और चीज आश्चर्य हुई, वो ठीक ठाक जवान हो गया था, उसने गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं बनाई, ना बीवी रखी, क्यों? ऐसा क्या था उसके साथ? जब इनके पास था राजा मुकुंद, तो वो तो राजा मुकुंद बोलते भी ना, भाई शादी कर लो तुम। तो वो बोलता है कि मैं तो लड़ता रहता हूँ, कभी किसी से मर जाऊंगा तो फिर मेरी बीवी के क्या होगा, वो विधवा हो जाएगी। तो बोले मुझे इस चक्रों में पड़ना ही नहीं है। अच्छा, जरूरी नहीं सब लोग शादी करें। आरएसएस का था हमारा राजीव लोचन रॉय। मिल गया हमको पहला आरएसएस का बंदा। अच्छा, तो करानी के लोग, जंगलों को उन्होंने घेर लिया। मुकुंद देव ने कहा कि चलो भाई हमला कर लेते हैं। अच्छा, मुकुंद देव लड़ा, आगे गया था वो लड़ने के लिए, अकॉर्डिंग टू द बुक। ये हिस्टोरिकली भी फैक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कि वो ही वाज नॉट हाइडिंग बिहाइंड राजीव लोचन, ही वेंट बिल्कुल एट द फ्रंट। अच्छा, ये मुझे आपकी कहानी ही लग रही थोड़ी सी बीच बीच में, क्योंकि जैसे करानी और जो ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए, ये थोड़ी कहानी लगी मुझे। डू यू एग्री? है ना? नहीं, तो कुछ तो अभी आपने बोला कि इंटरेस्टिंग जो है, वो वाला पुट जो है अपना कम डाला, अभी इसमें मैंने वो यार वो वाला डालते तो बहुत अच्छा होता, आपने मिस कर दिया वो। तो कहीं ना कहीं तो वो डालना पड़ेगा ना वो मुझे। हाँ, मुझे लगा दोनों का युद्ध हो गया और वो घायल हो गए, क्योंकि यूजुअली राजाओं में युद्ध होते नहीं है, भले ही राजा आगे आगे रहे तो क्या हुआ। नहीं, राजाओं में युद्ध अभी नहीं होते हैं, पहले तो होते थे। क्यों? मोहम्मद गौरी नहीं लड़ने आता था? मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान एक साथ लड़ते थे, आमने सामने लड़ते थे, एक दूसरे से भी लड़े। हाँ, अच्छा। तो जो तराइन की जो युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान भी हुआ था। अब जो मैंने इसमें जो लिखा है कि वो बिल्कुल आमने सामने आ गए, वो भले ही ना हुआ हो, लेकिन उस युद्ध में दोनों लोग थे। अच्छा। मोहम्मद गौरी भी था, पृथ्वीराज चौहान भी थे। तो बहुत सारे युद्ध हुए। अच्छा। हाँ, जैसे बाबर था, बाबर आया, बाबर भी तो वहाँ का राजा था, और यहाँ पे इब्राहिम लोदी था, वो भी राजा था, तो वो दोनों लड़े।
उस लड़ाई में बाबर जीता? हाँ, उसमें तो बाबर ही जीता था वो उसमें। ये इतना पावरफुल निकला बाबर है, हाँ, गजब। हाँ, हाँ, ये क्या कहते हैं, आपने ये भी कहा है इसमें कि कहीं ना कहीं से अकबर का जो कैंप है जो चित्तौड़गढ़ में था, उसने मुकुंद देव जी की सहायता नहीं करी। हाँ, हिस्टोरिकली करेक्ट फैक्ट है ये। बिल्कुल। इन्होंने लेटर भिजवाया था उनको, हाँ, 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 कि आप लोग आइए और हमारी सहायता करिए, बिल्कुल। है ना? हाँ, तो इन्होंने औरंगजेब ने इसने अकबर ने सहायता क्यों नहीं करी होगी इन लोगों की? उसको बोला कि इन दोनों को मरने दो, दोनों दुश्मन हैं, ना अफगान उसके दोस्त है, ना ये दोस्त हैं, तो बोले अपना लड़ मर के इनको करने दो उनको, अच्छा, हम क्यों उसमें मैं जो है वो टांग वो अड़ाएं। नहीं बोला तेरा मेरा नाता ला इलाहा इल्लल्लाह, ना ऐसा ना कुछ ना नहीं? नहीं, अच्छा, ऐसा कुछ नहीं बोला वो। अच्छा, हाँ, तो उसने मना कर दिया, उसने बोला कि जब हम मुझे जरूरत पड़ेगी, जब मेरा सबसे कॉस्ट कम रहेगी, हाँ, तब मैं अटैक करूंगा इस पे। अच्छा। और चित्तौड़गढ़ में कॉस्ट बढ़ गई थी इनकी? हाँ, अच्छा, हाँ, अच्छा। ये वही वाला समय था जब जब हल्दीघाटी हो चुका था और अकबर दोबारा गया था, क्योंकि पहली बार अकबर नहीं गया था हाँ, हाँ, बिल्कुल। चित्तौड़गढ़ में, अकबर दोबारा गया था, हाँ, और तब उसमें इसी टाइम उसने 30,000 लोगों को मरवाया था। बिल्कुल, बिल्कुल। जब अकबर गया था तब राइट। 30,000 लोग मारे गए थे वहां पे सबक सिखाने के लिए। गजब का बंदा है, इतना हरामी और नीच था अकबर, उसके बाद हाँ, भी महान बताया जाता है कि महान है। हम्म। अच्छा, और सूर्यदेव के बारे में बताइए, कितना इंपॉर्टेंस था सूर्यदेव का इन लोगों के जीवन में, राजीव लोचन के और मुकुंद देव के, इनके जीवन में सूर्यदेव कितनी इंपॉर्टेंस थी? सूर्यदेव तो हम सबके जीवन में सारे जो बट भी। वी डोंट टॉक लाइक दिस ना, दे आर लाइक सूर्यदेव जाओ, हाँ, सूर्यदेव का ही नाम ले रहे हैं हाँ, बार बार। कोणार्क टेम्पल सूर्यदेव पे जो है हाँ, वो हाँ, उनको समर्पित है वो, कि वो कोणार्क टेम्पल अगर आपने देखा होगा तो वो उनका घोड़ा 7 घोड़े हैं, और वो देखा रथ पे वो जो उस तरीके का और बहुत आर्किटेक्चर है। ब्यूटीफुली बना रखा है, बिल्कुल, और बिल्कुल। वो जो हाँ, स्पेशली पहिया इतना सुंदर हाँ, बना रखा हाँ। है उन्होंने। तो सूर्यदेव उनके इष्ट देवता थे वो। हम्म, तो वो जैसे सोलर डायनेस्टी जिसको बोलते हैं ना, हम्म, कि अपनी जो डायनेस्टी वो वहां से ड्राइव करते थे वो। हम्म। बहुत इंटरेस्टिंगली आपने युद्ध को बखान करा है। हम्म। तो ये राजीव लोचन वैसे बहुत बहादुर था? बहुत बहादुर था। अच्छा, हाँ, अंत तक बहादुर रहा वो। अच्छा, बहादुर में वो कमी नहीं रही बहादुरी अच्छा। में। हाँ, सुलेमान ने कहा, यील्ड हिंदू, योर गॉड्स कैन नॉट सेव। दीज आर योर वर्ड्स, राइट? हाँ, हाँ, बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। दीज आर योर हाँ, वर्ड्स। हाँ, किताब में जो है इवेंट्स जो हैं वो हुई हुई हाँ, हैं, हाँ, हाँ। डायलॉग्स और शब्द मेरे हैं। पर एक बाद में चल के डिस्कस करूंगा। हाँ, वो जो फूफा आया था एक, हाँ, फूफा ने काम तो कर दिया था राजीव लोचन का, हाँ। वो तो अच्छा है, कराली ने मना करवा दिया, वरना राजीव लोचन की लंका लग जाती उस टाइम। मुझे क्या नाम था, एवॉन नाम था क्या, ऐसे ही कुछ नाम लिखा है वो तो आपने? मैंने नाम मतलब फिक्शियस नाम है वो। हाँ, 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 हाँ। हाँ। अच्छा, मुझे ये जो चर्चा है, जो मलिक शेर खान और ये जो चर्चा है इनकी, ये क्या चर्चा है? मतलब मैं थोड़ा समझ नहीं पाया इस चर्चा को। नहीं, थोड़ा सा बताइए ये उसमें क्या। मलिक शेर खान, हाँ, बैटल कॉन्फ्रंटेशन, मलिक शेर फ्यूरियस, यू फाइट लाइक हिंदू किंग, आई हैव फेस्ड, हाँ। यू हैव बीन बोर्न इन आवर रैंक्स, हाँ, तो राजीव मतलब लोचन इन द फाइट फॉर। हाँ, ये बेसिकली ये था कि तुम हमारी तरफ मिल जाओ बस, कैसे अच्छा, भी तुम बहुत अच्छा। बड़े योद्धा हो, हिंदू हाँ, वैसे योद्धा होते नहीं है, हाँ, तो तुम हमारी तरफ आ जाओ। हाँ, तो इनका पूरा जो था पूरे अफगानों का एक यही एक मोटिव था कि इसको अपनी तरफ कर लेते हैं कैसे भी। तो तरह तरह के लालच दिए, जब वो उसके दरबार में गया कि तुम भाई बन जाओ, वहां पे तुम्हें क्या, तुम सेनापति रहोगे, मैं तुम्हें राजा बना दूंगा मैं। हाँ, मेरे मरने के बाद तुम ही राजा हाँ, बनोगे। हाँ। और फिर जो उससे पहले कि वो कुछ और होता तो वो उनके प्रेम में पड़ गए वो, तो हम्म। उनको लग गया कि अब तो जो है अगर पहले ही बाजी। प्रेम में कर लेता तो शायद इतना प्रेशर नहीं पड़ता। अगर जैसे राजीव लोचन रॉय की लाइफ में ऑलरेडी औरतें रहती, हाँ, है ना, हाँ। बार बार रहती, तो बहुत अच्छा जस्टिफिकेशन आपका, गुलनाज के चक्कर में इतना तेजी से क्यों पड़ा ये? अगर इसकी लाइफ में पहले ही महिलाएं होती ठीक ठाक, तो क्या होता है, इतनी जल्दी उसके चक्कर में नहीं पड़ता हाँ, ये। हो सकता है। आप समझ रहे हो ना कि बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। ऑल राइट, यू आर अ हाँ, प्रिटी वुमन, हाँ। आई विल फक एंड फॉरगेट। बट नहीं, वो उसके चक्कर में इतना नहीं पगलाता कि मतलब भाई तुम्हें तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। वो बात और है कि उसको दूसरा प्रेशर भी था कि राजा ने बोला था भाई इतने आसानी से नहीं जा सकता तू, है ना, कि मतलब। तो महल में ये मतलब एक दिन के लिए आए थे, हाँ, और फिर महीनों रह गए वो। हाँ, 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 तब तक मुकुंद देव को पता लग गया कि ये इनका कुछ चल रहा है, हाँ, हाँ, लेकिन मुकुंद देव उस समय कुछ कि कर यहाँ नहीं पे जो करानी के महल में जो चौड़े में बात करी थी राजीव लोचन रॉय ने, शायद वहीं पे गुलनाज ने अपना दिल उसको दे दिया था, बिल्कुल। है ना, कि इसने कहा था ना कि My king bleeds for his people, he does not hide sultan, he reigns well, though your hosts darken our soil, है ना। ठीक है, तो ये जो उसने बोला, तो मुझे वो गुलनाज का वो स्टेटमेंट बड़ा अच्छा आपने डाला है कि भाई महाराज पिताजी अगर सबको मारते ही रहोगे तो बहादुर लोग कहाँ मिलेंगे आपको, है ना, उसने स्ट्रेट टोका उसको। तो मुझे लगता है वो पहले ही उसको पसंद कर लिया था। बिल्कुल, लौंडा बिल्कुल। बिल्कुल माल है, बहुत सही लग रहा है ये हाँ, लौंडा। अच्छा लग रहा है, हैंडसम लग रहा है लड़का। पर गुलनाज, आपने गुलनाज के साथ कैरेक्टर से जस्टिफिकेशन किया है, आपने उसको चीप नहीं बनाया, मतलब आपने उसको ये रखा है कि नहीं वो जो जैसे कि आज तक है वैसा, कि मतलब अभी वो क्या नाम था, कहाँ वो लड़का कन्वर्ट हुआ था, हाँ वापस से हिंदू बन गया वो आयुष। आयुष, हाँ, हाँ, वापस से हिंदू बन गया, वो पता लग गया। हाँ, पर उस लड़की ने उसे कन्वर्ट तो कर ही दिया था ना हाँ, उसे, हाँ। क्योंकि एक तो उसका क्लियर था कि मुसलमान तो बन ही जाओ, पहला तो ये था। गुलनाज का भी ये क्लियर था कि मुसलमान बन जाओ, हाँ। वो तो उतना तो तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर उसके बाद उसे राजीव राजीव बोलती, तो इट्स सो इरिटेटिंग, यू आर राइट व्हेन यू से कि शट द फक अप, स्टॉप कॉलिंग मी राजीव, क्योंकि तुमने ही बोला कि नहीं रहीम खान बन जा, है ना। ठीक है, तो अच्छा एक बात बताइए, ये क्या चक्कर था? कई जगहों पे देखा गया है, जैसे ऐतिहासिक रूप से अगर आप देखोगे तो एक वो है
जो चंगेज खान के जो बच्चे थे, जब वो बगदाद पे चढ़े थे, उनमें से क्या नाम था उसका, बरके खान, चंगेज खान के बच्चे हाँ थे। हाँ तो कुबलाई बरके खान था एक तो, कुबलाई खान तो पोता था, पोता था, मतलब ओके, कजिन ब्रदर का हाँ पोता था हाँ, कुबलाई खान। चंगेज खान के रियल बच्चे राजा नहीं बने, बाद में उसके कजिन ब्रदर के बच्चे राजा बने, है ना। बरके खान नाम था और एक का नाम क्या था, जरा देखना तो। उन्होंने बगदाद में अटैक किया था, उनकी हाँ खोपड़ी में जो है वो हाँ भर हाँ दिया था भूसा। हाँ, अरे बाप रे, हाँ बहुत बुरा हाल हाँ, किया था। बहुत वो तो बुरा। इस्लाम खत्म ही कर देते। हाँ हाँ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बरके खान को कन्वर्ट किया। इन्होंने बरके खान, ये गुलनाज वाला काम हुआ बरके खान के साथ में। दे सेंट 5-6 women, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, यू नो, और दीन खुददार की, है। हाँ दीन की बिल्कुल वो, कि हाँ। दीन के लिए कुछ भी करूंगी मैं, ऐसी लड़कियां भेजी। क्या नाम है? बरके खान उसका पोता था, ग्रैंडसन। अच्छा, बरके, और दूसरे लोगों के नाम क्या है? बाटू खान, उर्दा खान और शायबान, 3 हाँ भाई थे। हाँ, तो जो इनमें से मुझे नाम नहीं याद है कौन गया था, देखो ना किसने वहां बगदाद पे किसने हमला किया था इनमें से, क्योंकि बरके खान वाज द गाय हु बिकेम मुसलमान फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। वो पहला बार मुसलमान बना था, और वहां भी यही हुआ था, उल्टा लव जिहाद हुआ था, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया कि, और वो वहां पे बगदाद तोड़ रहा है, यहाँ ये मुसलमान बन रहा है, तो ये उसको लेटर लिखता है कि वो बंद करो अपना ड्रामा बरके, क्योंकि अब मैं मुसलमान बन चुका हूँ। और सेम चीज, हाँ, वो हलाकू खान, हलाकू खान को लेटर लिखता है बरके खान, और बोलता है वो बंद करो जो कर रहे हो, अन्यथा मैं मुसलमान बन चुका हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। तो हलाकू खान शॉक्ड हो जाता है कि तेरे को पता नहीं दादाजी की वसीयत क्या है, कि 2 खान एक दूसरे से नहीं लड़ सकते, दादाजी की वसीयत है, तू मेरे से लड़ेगा। बरके खान कहता है बंद कर दे, वरना मैं, मेरे लिए तू काफिर है बस, और कुछ नहीं है। मतलब ऐसा वायरस घुसा उसके नस नस में, वायरस ऐसा घस गया कि वो, मतलब लिटरली उसने बोला कि मेरे को नहीं पता, तू मेरे लिए काफिर है बस, और कुछ नहीं है तू मेरे लिए। तो अगर तूने ये बंद नहीं किया, उसके बाद तो पूरे सब कन्वर्ट हो गए। दिस चेक हाउ हलाकू खान डाइड, मारा ना गया उसने, बरके खान ने मारा ना हो, तो कुछ नया नहीं है। अपना काला पहाड़ कुछ नया नहीं है, पर डिटर्मिनेशन देखो ना। लुक एट योर डिटर्मिनेशन, लुक एट, हाँ, नेचुरल कॉजेस। वाज ही अ मुस्लिम बिफोर ही डाइड? डिड ही बिकम मुस्लिम व्हेन ही डाइड? नहीं, ट्रेडिशनल पैगन बरियर लिखा हुआ है इसमें। अच्छा, बरियल, अब पेगन बरियल हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब लिख दीजिए, क्या बरके खान के बाद मुसलमान बन गए ये लोग, सब लोग? ये मंगोल्स तो हमेशा से बुद्धिस्ट ही है, जो टेंगरिज्म उनका जो धर्म है, वो वही रहे वो। नहीं, बरके खान बिके मुस्लिम, बरके खान बन गया होगा, जो ये मतलब खान वाला नाम है उन्होंने हाँ, ही तो लिया है इन लोगों ने। अच्छा, मतलब सिविल वॉर हो गया था बरके खान से। 1282 में पहली बार कन्वर्ट हुआ था बरके खान, 1282। सोचिए आप काला पहाड़ की चर्चा कर रहे हैं, मंगोलिया से लेके भारत तक कहानी सेम है, कहानी। और जैसे ही वो कन्वर्ट होता है, अपनी कजिन बहनों को पहचानने से मना कर देते हैं। कैसे लोग रहे होंगे? आप कन्वर्ट हो जाओगे, आप करोगे ऐसे काम कभी? बिल्कुल नहीं कर सकते, कि मतलब अपने चाचा की बेटी को बोलो बेच दो इसको मार्केट में, अरे बाप रे बाप भाई साहब। चलो, गुलनाज, इसमें आपकी किताब में आ गया हूं मैं, इस चैप्टर पे जहाँ पे गुलनाज उसको बार बार ऐसे, लेट्स कन्वर्ट। पर इसमें आपकी वो सूफी की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो जो लूजर एक सूफी मिलता है इसको, कि वो बताता है कि देख मैंने कैसे किया है। मैं चाहता हूँ, मेरे पूरी दिमाग की मेरी उपज है। अच्छा, पता नहीं हुआ होगा नहीं हुआ होगा। अच्छा, लेकिन अच्छा, तो सूफी बताता है कि मेरे को कोई पूछता नहीं था, देख जब से मैं ये बना हूँ, देख कैसे मतलब जलवा है तेरे भाई का, है ना। तो ये एक्चुअली होता है, ये आजकल भी होता है। ये सूफी बन जाते हैं लोग, और अचानक जो है वो कि दरगाह पे बैठ गए, अचानक चंदा आने लग जाता है वो। हाँ 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 हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है दरगाहों पे जब आप जाते हो, दरगाहों पे जिस तरह से वहाँ भीख मांगी जाती है आपसे, गुंडागर्दी करके, कि यहाँ चढ़ा, यहाँ धागा बांध, यहाँ ये कर, उसको देख के श्योर हो जाता हूँ मैं, ये कन्वर्टेड ही है। क्योंकि हमारे हिंदू मंदिरों में यही होता है, ये कन्वर्टेड ही है सबके सब, कोई इनका ओरिजिनलिटी नहीं है। एक चिट्ठी लिखी है आपने गुलनाज की, है ना। ये चिट्ठी में कितनी सच्चाई है जो उसने इसको लिखी थी, राजीव को? नहीं, ये तो ये अच्छा, ये फिक्शन है ये। अच्छा, आई एम जस्ट चेकिंग, राइट, व्हाट इज फिक्शन, व्हाट इज नॉट। आई रेड दिस बुक विद सो मच ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, इवेंट्स जो हैं वो एक्चुअल हैं, कि गुलनाज की शादी हुई, अच्छा, फिर ये कन्वर्ट हो गया, फिर कन्वर्जन को मना कर दिया गया, इनकी फिर काला चर्चा पहाड़ ने कहीं नहीं अटैक हुआ है, किया। कोई लेटर वेटर में भी चर्चा नहीं हुई है, कोई कोई लेटर राजकीय दिया जो होगा। मैंने डॉक्यूमेंटेशन तो ये सोचा है कि इनमें जब प्रेम हुआ और अलग अलग कमरों में रहते थे, तो कुछ ना कुछ लेटर का जो एक्सचेंज तो हुआ ही होगा। तो वो मैंने फिर अपनी मन से जो है वो कहानी लिखी है ये। तो आप ये कह रहे हो कि ये वहीं पे उसके कितने दिन रुका था इस अफगान के घर में ये? 1 आध महीना। तो मतलब ये बेसिक बातचीत करने में 1 महीना लग गया इसको? हाँ, तो अब फिर बातचीत तो बाद में बैकग्राउंड में चलेगी ना। अब तो ये फोरग्राउंड में हो गया। अच्छा, इश्क इनका जो था वो, अच्छा, इश्क होना, फिर शादी के लिए रेडी होना, फिर अपने ससुर को मनाना,
फिर उसको लेके आना राजीव लोचन रॉय says so Bengal fell not to destiny but to Afghan steel. तो गुलनाज says destiny don't you lie to me. पर ये अपने बाप को ही पसंद नहीं करती अकॉर्डिंग टू यू. इसका प्रूफ है या फिर ये अपने नहीं नहीं प्रूफ नहीं है इसका कोई. अच्छा, बट यू थिंक कि जितनी इंटेलिजेंट थी वो, पर उसके इंटेलिजेंस सच है कि वो इंटेलिजेंट थी, किताबें पढ़ती थी. हाँ, वो सब सच है. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, वो सब सच है. गुलनाज वाज इंटेलिजेंट. और प्रिटी होने का सबूत कहाँ था कि वो बहुत सुंदर थी वो? ये तो कई जगह पे मिलता है. जो पुरी के जो टेक्स्ट हैं वहाँ पे, उसमें मैंने रेफरेंसेस दिए हैं उसमें. अच्छा, जहाँ पे ये पता लगता है कि वो बड़ी खूबसूरत थी. और कोई सेनापति बदसूरत लड़की के तो उसमें आगोश में आएगा नहीं. नहीं, पर सुंदरता की परिभाषा होती है सबकी अपनी अपनी. तो बहुत लोग ऐसे दिखेंगे, आपको कहेंगे भाई ये दिखा, तेरे को बोलेंगे मेरे लिए बहुत सुंदर है भाई. तो ये जेन्युइन फोटो है जो हरम की फोटोज होती है. यस. अच्छा, ये तो कोई मुगल हरम की एक्चुअल फोटो है ये. अच्छा, नॉट नेसेसरली कि वो बंगाल की हरम था ये. बट ये हरम की एक्चुअल पेंटिंग है ये. एक सवाल है, आप इतिहासकार हैं. मैं शायद पिछली बार या पिछली बार, एक तो वी लव द फैक्ट दैट यू कम टू आवर शो. थैंक यू. तो पिछली बार शायद मैंने पूछा था आपसे कि अगर मैं नारी हूँ हाइपोथेटिकली, राइट, और मुझे कोई बंदा उठा ले जाए मेरे बाप का कत्ल करके, किसी मंदिर की मैं देवदासी हूँ या मैं कुछ भी हूँ, मेरे बाप का कत्ल करके कोई बंदा उठा ले जाए मुझे. पहले तो मेरा बाप इसीलिए मरा क्योंकि मुझे बचा रहा होगा, या मेरा भाई मरा मुझे बचा. मैं वहां जाके हाउ शुड आई स्टार्ट फकिंग दैट मैन एंड स्टार्ट प्लीजिंग हिम? कैसे कर सकता हूँ मैं ये? मुझे ये बात हमेशा आश्चर्यचकित लगी करती है कि मैं उस व्यक्ति के साथ सेक्स कर रहा हूँ, उसे प्लीज कर रहा हूँ, उसे खुश कर रहा हूँ अपनी जान बचाने के लिए. क्यों? जो बाप और भाई मरे उनकी जान नहीं थी. तो आज भी अगर आपको जर्मनी में समस्या दिख रही है, जर्मनी बर्बाद हो रहा है, अमेरिका बर्बाद हो रहा है और ब्रिटेन बर्बाद हो रहा है, तो उन लोगों की वजह से नहीं हो रहा. जो मर्द है उनकी वजह से नहीं हो रहा. द सुसाइडल एम्पैथी ऑफ द वुमेन ऑफ दोस कंट्रीज, दे आर फकिंग देम अप. It's the women of those countries that destroying those countries because of their suicidal empathy, because of their pathetic estrogen supply which they get. क्योंकि कोई लॉजिक नहीं है. एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस चीज को. एक्सप्लेन नहीं किया. मतलब आप ये हरम सजा रहे हो, अधिक से अधिक हिंदू महिलाएं इसमें, आप हरम सजा रहे हो यार उनका. एंड इफ somebody is having sex with you, आप गर्दन काट सकते हो उसकी, because he is, उसके brain is a ghost town. All the blood is down there. He is not even thinking right now. But you don't do that. You are still जिंदगी जी रहे हो, आप बूढ़े होके मर रहे हो. क्या मिला? उनको तो मार भी सकते थे भाई. बेडरूम में तो आपके पास बड़ी सारी अपॉर्चुनिटी है. चाकू पूरा खाओ. Somebody is in a sexual missionary position with you. आपने चाकू उठाया, गर्दन काट दी, बात खत्म, मर गया वो. आप खुद भी मर जाओ वहीं पे. भाई ऐसी तो कहानियां होनी चाहिए थी कि राजा आए, कि कई राजा मार दिए महिलाओं ने. आपने एक अच्छा चीज दे दिया. नेक्स्ट बुक में ना ये ऐसे एक डालूंगा मैं. ये कहानी है. एक कहानी नहीं है साली. खाली वो सूर्या देवी और उनको छोड़ के जो दो बच्चियां थी, उसको छोड़ के कहीं कोई कहानी नहीं मिलती. बिल्कुल. तो बदला लिया जाए. चलो नहीं, पहले नहीं मिली. पुरानी महिलाओं से 1947 की महिलाएं तो स्ट्रॉन्ग कही जाएंगी. उन्होंने भी कहीं बदला नहीं लिया. उनके भाइयों और बापों को ट्रेनों से उतार के जिंदा जला दिया गया और इनको उठा के ले गए. इन्होंने उनके घर बसाए, उनके बच्चे पैदा किए. मतलब आपकी प्रॉब्लम क्या है? नहीं, कुछ हमारी, या तो हम लोग बहुत कमजोर हैं. आज भी जो देखिए, जितने भी बॉलीवुड में जो ये पंजाबी लोग हैं, एक्टर्स हैं, ये सबके सब पार्टीशन के टाइम पे भाग के आए. सबके भाई बहनों माँ बाप को मारा गया. बट आज भी वो सरदार मनमोहन सिंह, उनके दादाजी को काट डाला गया था. उनके दादाजी की दुकानों को आग लगा दी गई थी. और वो बड़ी खुशी कहते थे इस देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है. और ये जितने थापर और ये सब हैं, ये सब भी तो वही हैं. सब मारे गए थे पार्टीशन के टाइम पे. अच्छा, गजब. अभी आके जो स्टॉकहोम सिंड्रोम है साला. मतलब इतना स्टॉकहोम सिंड्रोम मैंने किसी और कम्युनिटी में नहीं देखा जो हमारे यहाँ पे. बिल्कुल. मतलब स्टॉकहोम से नहीं, मुझे लगता है इस सिंड्रोम का नाम इंडियन सिंड्रोम रखना चाहिए. दिल्ली सिंड्रोम. ये स्टॉकहोम सिंड्रोम गलत नाम है इसका. दिल्ली सिंड्रोम होना चाहिए इसका. बिल्कुल. बिकॉज दीज पीपल आर द वर्स्ट पीपल. मतलब सलीम, ये जो क्या नाम है इसका, योगेंद्र यादव. तेरे दादा को मुसलमानों ने काट डाला और तेरा नाम तेरे बाप ने सलीम रख दिया. तुम्हारा मतलब खून है कि पानी है कि हरे रंग का खून है, एलियन खून है तुम्हारे अंदर. वो जो है वो प्रियांक खड़गे और वो जो मल्लिकार्जुन खड़गे के माँ बाप को उन्होंने मार डाला हैदराबाद के. उसमें उन्होंने जो क्या नाम थे वो टीपू सुल्तान और हैदर अली ने. नहीं. अच्छा, ये रजाकार से मार डाला, काट डाला उनके माँ बाप को. देखो क्या साइड लेते हैं. पर अब कहाँ पे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं सिंपल सी एक बात कह रहा हूँ कि मतलब क्या बदला लेने का हक केवल राजपूतों ने छोड़ रखा कि हम ले लेंगे बदला. बाकी और हमें रोज गालियां मिलेंगी, रोज गालियां देंगे लोग. ठीक है, आप कुछ कह रहे थे, आई एम सॉरी. ये सचमुच में ही सुंदर नारी थी देवदासी कोई वहां की, ललेह नाम की. नहीं, देवदासियां तो सभी सुंदर थी. अच्छा.
पर अभी जो हम देवदासियों की 2-4 फोटोज अभी अवेलेबल, बड़ी डिस्गस्टिंग लुकिंग है। क्या बात अभी कर तो रहे हो? पता नहीं, लेकिन पहले तो दिख लगा ना होती थी। देवदासी? अभी आज भी देवदासियां हैं कुछ। कुछ साउथ में हैं। हाँ, देवदासी। अब देखिए जैसे जो ये ब्लैक जो एंड व्हाइट नीचे दिख रही है ना ब्लैक एंड ये। व्हाइट है, ये देवदासी है नीचे। हाँ इस पे क्लिक करना। अच्छा, ये है देवदासियां। हाँ। पर दे आर वेयरिंग लॉट ऑफ गोल्ड ब्रो। हम्म। महिलाओं को बहुत फ्रीडम दी हम हिंदुओं ने, हमेशा दी। और मानते नहीं। बहुत फ्रीडम दी हमने महिलाओं को, बहुत फ्रीडम। वो तो कह रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आए थे फ्रीडम देने के लिए, उसके पहले तो थी ही नहीं उनको हाँ। फ्रीडम। ये है देवदासी, अभी की मॉडर्न लग रही है ये देवदासी। कौन से धर्म में जो है महिलाओं ने ग्रंथ लिखे हैं? किसी ने लिखे हैं? हमारे हमारे यहाँ लिखे गए, वेद लिखे, उपनिषद लिखे, उन्होंने हर जगह पे कंट्रीब्यूट किया। कहाँ कौन इस्लाम में और कौन क्रिश्चियनिटी में कहाँ पे देवियाँ आ गई? देवियाँ छोड़िए, किस को अलाउ किया गया कि तुम लिखो? और जो हमारे यहाँ सती और इस पे जो इतना वो चलता रहता है, उन्होंने ज़्यादा विच हंटिंग करी है, उन्होंने 10 गुना मारा है उन्होंने। इस्लाम में तो जीने नहीं देते उनको। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ उनकी एक रानी थी पुतलाबाई, उन्होंने सती हुई थी उनके साथ में। वो इसलिए सती हुई थी क्योंकि वो ना थक गई थी इंटरनल पॉलिटिक्स देख के। शी वाज लाइक, यू नो, आई वाज लिविंग फॉर दिस मैन, नाउ ही इज डेड, सो आई वांट टू बी गॉन विद हिम। तो उनके साथ उनकी एक पत्नी गई थी। ये बताइए, जिन्न वाली दरगाह ये ट्रू है या ये आपके दिमाग की उपज है? दिमाग की उपज है ये। एक्चुअली ये मैंने लिखी है, ये कोटला जो है ना यहाँ पे, आपका फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के बाजू में जो फोर्ट है, अच्छा, कोटला फोर्ट में, वहाँ पे अभी तो उन्होंने बंद कर दिया। वहाँ पे एक पहले एक छोटी सी वो बनी हुई थी, एक चैम्बर बना हुआ था। उसमें क्या था कि वहाँ पे मानते थे कि वो जिन आते हैं वहाँ पे। अच्छा। तो वहाँ पे क्या होता था कि लोग राइटिंग में लेटर लिखते थे और वहाँ पे लेटर लिख के डाल देते थे। तो वो माना जाता था कि वो जिन रात में पढ़ेगा, एजुकेटेड जिन था वो पढ़ेगा वो लेटर्स और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो एक बार मैं जब गया था, मैं अच्छा, ये वाली। हाँ। तो एक बार जब मैं गया था वहाँ पे, तो आपका लेटर उसने पढ़ लिया? नहीं, अच्छा। मैं तो कोई लेटर लिखा नहीं, मैंने दूसरों के लेटर पढ़े हैं। उसमें अच्छा। क्या क्या लिखा है। अच्छा। तो अधिकतर मुसलमान लड़कियों ने लिखे हुए थे कि मेरी सास बहुत मारती है। अच्छा। हाँ, मुझे निपटा दो उसको। हाँ, उसको निपटा दो उसको। अच्छा। हाँ, मेरी ननद ये करती है। अच्छा, उसमें गलती से किसी की निपट गई तो बोला हाँ, जिन्नात। हाँ। तो ऐसे ही होता है, मार्केटिंग ऐसी होती है कि आप एक दो चीजें जो हैं बाई कॉन्फिडेंस उसको हो गया वो चीज, वो तो फिर उसकी मान्यता हो जाती है कि हाँ भाई ये जो है बहुत पहुंचा हुआ है, सिद्धपीठ है ये। हाँ, सिद्धपीठ है और इसको जो है इसमें जाना चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपसे ही मेरी चर्चा हो रही थी कि उड़ीसा को कहा जाता था उसकी नगरी है, जादू टोना की। बंगाल को कहते थे उड़ीसा नॉर्मली, में। बंगाल, असम अच्छा, जो नहीं, है। उड़ीसा से वो जो आए थे, सरदार जी नहीं आए थे एक, जिन्होंने किताबें लिखी हैं उनके ऊपर सिखों की हिस्ट्री बहुत सारी। उनका कहना था कि उड़ीसा का नाम उड़ीसा इसलिए पड़ता था क्योंकि वहां के लोग उड़ते थे। एक समय ऐसा था नहीं पता जब मुझे। वहां के लोग उड़ते थे। अच्छा, उन्होंने वो कहानी बताई गुरु हाँ। तेग बहादुर की और उसकी जो जब ये जय सिंह गए थे हमला करने के लिए। राम सिंह। हाँ। अच्छा, ये राम सिंह ही था जो शिवाजी महाराज साथ रहता था। हाँ, हाँ। जो राम सिंह ही था, इसीलिए शिवाजी तो महाराज साथ। पनिशमेंट पोस्टिंग करी थी कि तुम असम में अहोम को जाके हरा के आओ। हाँ, और मिर्जा राजे को जहर दे दिया था शिवाजी के भागते ही। मिर्जा राजा जहर दे दिया था उसने। पर वो कह रहे थे, अच्छा, वो बहुत बहुत किताबें लिखते हैं, वो नहीं कह रहे पता। थे कि उड़ीसा इतना ज्यादा, और गुरु तेग बहादुर में और किसी और थी महिला जो उनकी तरफ थी, राम सिंह की तरफ थी। तो वो ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों तरफ थे, तो पहले इनके बीच में कह रहे हैं जादुई लड़ाई हुई थी, वो कह रहे थे। अच्छा, कि गुरु तेग बहादुर में उनके बीच में। ये तो सच है कि राम सिंह से गुरु तेग बहादुर ने कहा था। हाँ, कि तुम अहोम से क्या लड़ रहे हो। बिल्कुल ये भी हिंदू, ये मैंने किताब में अपनी लिखा हुआ है ये चीज, स्टोरी। हाँ। तो उसमें वो कहते हैं कि वो युद्ध के बाद जब वो लड़की हार गई, उनकी जो आई थी सो कॉल्ड स्पिरिचुअल गुरु, जब वो हार गई तब वो गुरु तेग बहादुर के पास आया था कि अच्छा, मतलब वो तो ये तक डिस्क्राइब कर रहे थे कि जैसे वो आग फेंकती थी, तो यहाँ से ये पानी फेंक देते थे, इस तरह की बहुत सारी कहानियां बता रहे थे वो। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, बिल्कुल। पर मैं ये कहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है इंसान का एरोगेंस है जो कहता है कि अरे सब बकवास है। मुझे लगता है सब इंसान का एरोगेंस है। मैं इसलिए कहता हूँ एरोगेंस है क्योंकि अचानक से आप कहीं पहुंच जाते हो और आपकी आंखों से ऐसी जो आपको लगता है यार ये अनबिलीवेबल, भाई ऐसा नहीं हो सकता ये। उदाहरण के लिए कुछ फाइटर्स हैं यूएफसी के, कुछ बॉक्सर्स हैं जो ऐसे लड़ते हैं, आपको लगता है भाई ये कैसे हो गया यार, ये तो जॉन्टी रोड्स के कैचेस याद करो, भाई ये कैसे हो गया। एंड ही यूज्ड टू मेक इट लुक सो स्मॉल, सो छोटा सा कि बहुत इजी था मेरे लिए। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी लैब कितनी बड़ी है, 27 किलोमीटर की जो एंटी मैटर वाली लैब हमने बनाई है, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जो हमने बनाया है फ्रांस, वहाँ पे जर्मनी और फ्रांस के बॉर्डर, स्विट्जरलैंड में। हैड्रॉन कोलाइडर 27 किलोमीटर का है, ठीक है। 27 किलोमीटर की लैब में बैठ के इनफाइनाइट यूनिवर्स से बकचोदी काटना, आप समझ रहे हो ना। मुझे ऐसा लगता है कि एरोगेंस है इंसानों का। ऐसा जैसे बाहर की कोई जनरेशन, कोई एलियन आए तो बोलेंगे चूत ये बहुत एरोगेंट है यार, ये लोग उखाड़ कुछ पाते नहीं है। जैसे वो याद आती है मुझे, वो किताब थी क्या नाम था उसका, वो हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी।
उसमें वो बोगान फ्लीट आती है, बहुत सारे आते हैं और बोलते हैं पृथ्वी जो है वो हमारा एक हाईवे गुजरेगा यहाँ से, उसके बीच में आ रही तो हम इसको उड़ा देंगे। अच्छा। ठीक है, बोगान फ्लीट आती है हिचहाइकर्स गाइड में, तो वो लोग बोलते हैं कि पृथ्वी वाले जो प्रेसिडेंट होते हैं बोलते हैं क्या बदतमीजी है, हमें कोई नोटिस नहीं मिला। तो कहते हैं कि अरे नोटिस अल्फा सेंचुरी जो तुम्हारे बगल में एक और है ना वो, वहां हमने लगवाया हुआ है, अल्फा सेंचुरी में लगा हुआ नोटिस। तो कहते हैं हम तो अल्फा सेंचुरी पहुंचे ही नहीं है, 400-500 साल लगे पहुंचने में। तो वहां से अनाउंसमेंट आती, कहते जो जनरेशन 4 लाइट ईयर दूर अल्फा सेंचुरी तक ना पहुंच पाए, अगर वो मर भी जाती है तो हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये मतलब हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी की लिटरली जो लिखी किताब उसकी बात बता रहा हूं मैं आपको। तो ये वही हाल है, हम इंसान बहुत एरोगेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें हम कोई वो नहीं, अहंकार से हम डूबे हुए हैं। अहंकार से डूबे हुए हैं। हम कोई भी बात इसलिए नहीं मानते, और जैसा अचानक हमारे सामने होती है, अरे हो गया भाई, ये कैसे हो गया यार, फिर हम उसमें साइंस ढूंढने लगते हैं। विज्ञान ने और कुछ किया कि नो किया हो, सशंकित पुरुष अवश्य पैदा किए, सशंकित लोग, हाँ क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, क्योंकि हम शायद कहीं ना कहीं थैंकफुल है विज्ञान को बहुत ज्यादा। अब ये माइक है, यार सो थैंकफुल कि जो तू बोल रहा भाई वही सही होगा, तो बड़ी मदद करता है मेरी, है ना। ये मुझे ऐसा कुछ लगता है कि वो गिल्ट है जो कहता नहीं तारीफ करो विज्ञान की। मुझे नहीं लगता साइंटोलॉजिस्ट या साइंटोलॉजी को इतनी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर मेरे भारत का एक ऋषि आंखें बंद करके बैठता और बोलता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में इतनी दूरी होनी चाहिए, तो भाई आंखें बंद कर कैसे बता दे रहा, पर वो बता रहा है ना आपको, वो आंखें बंद करके बता दे रहे ना कितनी दूरी होनी चाहिए सूर्य पृथ्वी के बीच में। तो कहीं ना कहीं जो विज्ञान है, जो मैं अभी मैंने रिसेंटली स्टेटमेंट दिया था तो इसने बोला बहुत इंटरेस्टिंग लगा था इसको, कि विज्ञान एक पुरुष है, समझ रहे हो ना, जैसे फूल खिला एक कोई, तो मैं और आप, हमें वैज्ञानिक को बोला भाई फूल में क्या क्या होता है, वो पहला काम क्या करे, फूल तोड़ लेगा वो। आपको समझिए बात, फूल तोड़ के उसको काटेगा पीटेगा, बताएगा इसमें ये था ये था ये था ये था, पर भाई वो फूल खिला था, तूने उसका स्पिरिचुअल एंगल नहीं देखा, वो क्यों खिला, वो कैसे खिला। विज्ञान एक पुरुष नहीं बना सकता है, नारियों का कम योगदान होगा, इसीलिए पूरी प्रकृति का रेप कर रहा है पुरुष इस समय विज्ञान के नाम पे। गाड़ियां कहां से आई, रेप हो रहा है, प्रकृति का रेप हो रहा है, क्योंकि प्रकृति को समझने की बजाय कि क्या है, फूल क्यों खिल रहा है, हम पहला काम उसे तोड़ ही ले रहे हैं। तो जो हमारे आसपास की जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल नहीं, ये नॉन सस्टेनेबल ग्रोथ हो रही है। अब एक बात है, यहाँ पे तालाब है, ये जो पार्क है हाइपोथेटिकली सारा पानी यहाँ इकट्ठा होता है, हमने यहाँ बिल्डिंग बना दी है ना, जब अगली बार बारिश होगी तो पानी निकलेगा, बोले मेरा जगह कहाँ गया यार, अच्छा ये यहाँ था भाई, भर देगा बिल्डिंग को आपके। अब आप सस्टेनेबल ग्रोथ कहाँ रख रहे हो उसमें आप। मुझे ऐसा लगता है कि विज्ञान की जो खोज है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि एक पुरुषों का टोला था पुराने जमाने में, इसमें कुछ मर्द पुरुष होते थे जिनको सब मिलता था, महिलाएं, खाना, पहले अधिकार उनका होता था। जो लूजर बैठे होते थे साथ में, बहुत सारे लोग जो लूजर होते थे, जो लड़ना नहीं जानते थे, जिनका दिमाग बहुत चलता था, वो बैठ के झक मारते थे, साले जब देखो तब सब हॉट बंदियां इसके पास चली जाती हैं। उन सब ने मिल के साइंस खोजा कि अब बताते हैं बेटा तुझे, ये है साइंस, ये है, जैसे नहीं बोलते वो कौन सी गेम ऑफ थ्रोन्स देखी आपने, उसमें नहीं बोलता ही इज माई इक्वलाइजर, ही इज माई फाइटर, फाइट विद हिम। तो अब देखिए आप कौन लोग राज कर रहे हैं दुनिया में, बिल गेट्स, चश्मे वाला नर्ड, मार्क जकरबर्ग, नर्ड, मर्द बनने की पूरी कोशिश करने वाले लोग है नहीं। पर आप लाइन लगा लो ना यार, उसको देखो जो गूगल का इलॉन मस्क थोड़ा बहुत मर्दानगी हरकतें करता है नहीं, वो कोशिश पूरी करता है वो। इन सब का गिल्ट है कि हम मर्द नहीं है, वो से वाले से हमें होना चाहिए था। वो जो सुंदर पिचाई है, आप मतलब नाम लिख लो, सत्या नडेला को ले लो, कौन है जो आपको लगता है कि नहीं मैं मर्द हूं, असली मर्द हूं। काला पहाड़ है क्या उनमें से, कोई नहीं, सब जीरो हैं। तो उनका ये उनकी खोज है, उनकी मेहनत है कि हम बताएंगे इन साले अल्फा मैन को कि ये जो बीटा गामा जो चूतिया समझ रहे हैं ना, हम सिखाएंगे तुम्हें सबक। उनकी खोज है साइंस। अब क्या करें भाई, हम भी गरीब उसी में पिस रहे सब के सब। ये जो मुझे एक बात बताइए, वो जो चचा एक आया था उसका फूफा है ना, फूफा जो आया था, फूफा से पहले उस पे चलते हैं। ये जो सोच की आपने चर्चा की थी, सूफी जो आदमी जो बताता था कि मैं पहले मजदूर था और मैं देखो सूफी बन गया हूँ, फिर राजीव के सवालों के जवाब नहीं दे पाता वो, लेकिन क्योंकि वो तो अनपढ़ था, उसको तो था कि कैसे भी मुझे पैसा कमाना है, पावर हासिल करनी है। तो वो उसने देखा कि यहाँ पे जो है अच्छा धंधा कमाया जा सकता है, इतना दिमाग था उसके पास। तो वो सूफी के बेस में पहुंच गया और सडनली जो है उसकी ख्याति बढ़ गई। फिर धीरे धीरे राजा वाजा कुछ आने लगे, तो एडवाइस करने लग गया वो लोगों को। तो ये सब चीज़ें आज हो रही हैं। तो इसी को मैंने जो है वो 500 साल पहले ले गया कि तब भी ऐसे ही होता रहा होगा। मुझे एक बात बताइए, फूफा की चर्चा कर लेते हैं। हाँ। फूफा जी क्या, क्यों मतलब उसकी पेंसिल छिलवाना चाहते थे कि अभी चिलो? नहीं, वो तो इस्लाम का पार्ट है, कन्वर्ट हो गए आप। तो उसकी राजीव लोचन की पेंसिल छिली थी नहीं छिली थी?
इसके मेरी बुक के अकॉर्डिंग मेरे दिमाग के ऊपर की नहीं हुई थी। अच्छा, लेकिन हिस्टोरिकली नॉर्मली जो है वो हिस्टोरिकली जो है वो होती है। जैसे टीपू सुल्तान ने जो है 40-40, 50-50 साल के जब वो अटैक किया था केरला में, जो आज का वायनाड और जहाँ से राहुल गांधी खड़े होते हैं, अच्छा उन सबके जो एडल्ट पुरुष थे उनका भी करवा दिया सर्कमसिजन। अच्छा हाँ अच्छा, जैसे मुझे बहुत फनी लगता है कि मतलब मेरे बाप के बाप के बाप के बाप चौथी जनरेशन जाता हूँ तो पता चलता है कि यार इतना बुरा हाल था, हाँ। और मैं फिर भी लड़ रहा हूँ, मतलब मैं कत्लेआम करने को तैयार हूँ। हाँ। तो क्या, अच्छा, एक जो व्यक्ति से टीपू सुल्तान कन्वर्ट किया, हाँ। उसके घर में क्या कल्चर चला कि वो सब भूल गए? नहीं तो फिर ये होता है कि अच्छा अब हमें जो है उनको फिर बाद में पढ़ाया जाता है कि इस्लाम जो है बड़ा पावरफुल रिलीजन है, बहुत पावरफुल कम्युनिटी है, बहुत पावरफुल कौम है ये, और जो हिंदू जो हैं या बाकी जो पैगन धर्म हैं वो सब बहुत निम्न स्तर के हैं, वो योद्धा भी नहीं है, उनको कुछ नहीं आता उनको। तो तुमको जो है अब इस्लाम की लाइट मिली है, अब तुम जो है वो अब असली पुरुष बने हो, अब तुम्हारे साथ अल्लाह है। जो तुम थे पूरी पिछली कैसे जिंदगी, बेच पाते हैं वो ये आइडिया? अब बेच पाते हैं, लाखों करोड़ों लोग अब कन्वर्ट हो रहे हैं। बाजीराव ने 125 साल तक मराठों ने पूरे देश पे राज किया, हाँ। टीपू सुल्तान को पेल रखा था उन्होंने, हाँ। तो कैसे मान लेंगे कि मतलब मेरा रिलीजन राज करेगा और बाकी सब हार जाएंगे? नहीं तो हम लोगों ने कन्वर्ट नहीं किया ना, जो बाजीराव या मराठा ने एक आदमी को कन्वर्ट नहीं किया, रिकन्वर्ट नहीं किया। नहीं, हाँ रिकन्वर्ट नहीं किया, राइट। तो जो मुस्लिम थे उनको कन्वर्ट नहीं किया, जब भी कर सकते थे। 1707 से मैंने अभी बताया 1920, ये 200 साल जो हैं वो लोग बिल्कुल थर्ड ग्रेड सिटीजन थे, उनके साथ कुछ भी किया जा सकता था, बट हमने नहीं किया। एक बंदे को कन्वर्ट नहीं कर पाए हम उस समय बोल सकते थे कि भाई सारी पावर हमारे हाथ में है, तुम जो है वो आ जाओ। मराठों ने सिर्फ फोकस नहीं किया। हाँ। अच्छा। हमारा वो कभी केपीआई होता ही नहीं है कि हमें उनको कन्वर्ट करना है, हम चाहे जितने बड़े राजा बन जाएं। आज भी तो नहीं कर रहे हैं, आज तो हम 800 साल बाद हमारा हिंदू राजा है एक, जिसको लोग बोलते हैं, वो भी कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही मराठों ने किया। तो हिस्ट्री रिपीट होती रहती है, ये समय चक्र है और इतिहास भी एक चक्र है, तो हम सीख नहीं पाते हैं। हिस्ट्री रन्स इन डिवाइन गाइडेंस। हाँ। डू यू एग्री विद दैट? आर वी टुवर्ड्स, आपको लगता है हिंदू ग्लोरी की तरफ है या डेसिमेशन की तरफ है? अभी तो डेसिमेशन ही बोल सकते हैं हम। अच्छा, ग्लोरी की तरफ नहीं है? बिल्कुल नहीं। डिवाइन गाइडेंस मुझे लगता है कि आज से 100-150 साल बाद हम लोग माइनॉरिटी में होंगे। मुझे तो 1965 में ही लगता है, मैंने 2065 नहीं, 2065 तो बहुत जल्दी है, लेकिन अगले 100 साल में, मतलब 2047 में हो सकता है कि हम लोग माइनॉरिटी में हो जाएं। और तो जो कत्लेआम होगा यहाँ पे भी फिर वही अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान बन जाएगा। हाँ, नहीं, पर कोई मुझे दुनिया का तो नहीं पता। मैंने आपको लास्ट हाँ। पॉडकास्ट में भी कहा था कि आप अपनी सुरक्षा पे कितना खर्च करते हैं। हाँ। अब पता नहीं आपने खर्च किया नहीं किया। मैं करता हूँ, मैं अपनी सुरक्षा पे करता हूँ। ये नहीं, बहुत सारी चीजें मैं करता हूँ अपनी सुरक्षा पे खर्च। अच्छा। क्योंकि मुझे पता होता है कि भाई कम से कम मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, कम से कम फाइट होनी चाहिए। बिना फाइट के गिव अप नहीं करेंगे। तो लाठी है मेरे पास। मैंने आपको बोला था कि गन दिलवा दो मुझे, लाइसेंस आपने कराई नहीं, मैं भी भूल गया। मुझे एक बात और बताइए। हाँ। कि ये जो राजीव लोचन रॉय जब वापस आते हैं रहीम खान बनके, तो इनके ऊपर जो नॉर्मल लोग हैं वो क्यों थूक रहे होते हैं? कि अभी क्या है कि हम इतना, अभी ये सन 1550 की आसपास की कहानी है ये। हम 300-350 साल हो चुका था गुलाम बने हुए। 1192 में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली सल्तनत जो है स्थापित करी थी। 350 साल के बाद हमारा अहंकार नहीं गया हमारा, कि हम जो हैं वो बड़े हैं, हमारा मॉरल हाई ग्राउंड है, धर्म हमारा ही है। ना तो हम कोई युद्ध जीत पा रहे थे उस टाइम पे, जो बड़ा युद्ध, छोटे मोटे की बात नहीं करते हैं हम, ना ही हम किसी को कन्वर्ट कर पा रहे थे। तो हमें फोकट का अहंकार था हमें। तो अभी हम ये मानते थे कि उसने जो है वो मीट खा लिया होगा, उसने जो है वो मुसलमानों के साथ जो है वो सो गया, वो उनके साथ मित्र बन गया, तो इसलिए अब हमारे लायक नहीं बचा। तो ये अहंकार बहुत बड़ा रहा है हमारे। अच्छा। तो इस अहंकार ने मुकंदेव को भी जो है वो बोला कि तुम जो है कला पहाड़ से, कि तुम निकल लो यहाँ से। पुरी के पंडों ने भी बोला कि तुम्हारा कोई स्थान नहीं है, अब तुम जाओ। तो इस बात से इतना क्रोधित हो गया वो कि उसको अब मतलब धरती घूमती भी नजर आई उसको। तो उसने बोला कि अब इन लोगों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने उड़ीसा में एक भी मंदिर नहीं छोड़ा। आप 64 योगिनी मंदिर आप जाएंगे, कोणार्क के बहुत पास में है, 40 किलोमीटर हार्डली होगा, आप देखेंगे। 64 योगिनी मंदिर दिखाओ। इट्स अ ब्यूटीफुल टेंपल। हाँ, उड़ीसा लिखना वहाँ पे। उसी को हर 64 योगिनी का देवियों की वहाँ पे मूर्तियां हैं। हाँ। किसी के सर कटा हुआ है, किसी के हाथ कटे हुए हैं, किसी की नाक कटी हुई है, किसी के ब्रेस्ट कटे हुए हैं। पर 64 आज भी 500 साल बाद भी कोई रिपेयरिंग नहीं है उसकी, कोई रेनोवेशन नहीं है। अच्छा। हाँ, बुरे हाल हैं। ये है और वो सब काला पहाड़, इसको थोड़ा जूम करोगे तो आपको दिख जाएगा। इसकी फोटो भी मैंने डाली है इसके बुक में। हाँ। नहीं, पर हमारी सरकार कह रही है हम इतिहास से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हमारा इतिहास ये थोड़ा था, हमारा इतिहास तो ये था। हाँ। तो ये बीच में एक ये अनग्लोरिफाइड भी तो इतिहास हमारा ही है। हाँ। सरकार का कहना है कि
हम अनग्लोरिफाइड ही रहना चाहते हैं, हम वहां के मंदिरों का उद्धार करेंगे जाके इंडोनेशिया के। ये देखिए, ये मंदिर देखिए भाई, ये पॉडकास्ट में डाल देना, ये फोटो ये है, तो ये हाल है, ये आप ये देख रहे हैं, ये भाई कितनी खूबसूरत मूर्ति है। नाक तोड़ी आप गई इसको, है ना? हाँ है, नाक तोड़ी गई है और हाँ, पैर टूटे हुए हैं। हाँ, अच्छा, बहुत सारे गोरे आते हैं, उनको लगता है कि समय की वजह से ये टूट गया, जबकि उनको नहीं पता है तोड़े गए हैं। हाँ, अच्छा, वहां पे जो गाइड भी होते हैं वो भी इतने चूतिया होते हैं, वो कभी इस तरह की कहानियां नहीं सुनाते आपको कि ये काला पहाड़ ने तोड़ा था मूर्ति को, कभी नहीं सुनेंगे, वो हमेशा बकवास करेंगे। यू ऑल्सो स्पोक अबाउट रामचंद्र भंजा एंड जगन्नाथ हरिचंदन, ये लोग कौन लोग थे? ये सब लोग ये वहीं के लोग थे, और सबने मतलब एक भी बंदा जो है उस समय काला पहाड़ के साथ नहीं आया। अच्छा, हाँ, वो सबके सबने अपोज किया कि नहीं, ये नहीं बनना पर चाहिए। इन दोनों ने तो धोखा दिया था मुकुंद देव हाँ, को ना, हाँ, दोनों लोगों हाँ, ने। हाँ, अच्छा, धोखे वाली कहानी भी हर जगह पे होती है। अच्छा, हाँ, तो हर जगह कोई ना कोई हमारे यहाँ ऐसा रहेगा हाँ। कि जो धोखा दे देगा। अच्छा, हिंदुओं में आपको वो नहीं फील होता कि सबको क्रेडिट चाहिए? हाँ, अदरवाइज अगर आप देखोगे तो मुसलमानों के इंस्टाग्राम अकाउंट कम है, हाँ, काम ज्यादा करते हैं वो। अपने हिंदुओं के, अगर वो मतलब किसी को, हिंदुओं को सशक्त करने के लिए तलवार भी बांटते हैं तो भी ऑनलाइन जाके बांटते हैं। या किसी मुसलमान को नहीं देखते आप, पीटते हो वीडियो बनता है, देखो भाई ये हमें मिल गया है, ये साले ने अभी वो करा है, जब ज्यादा इसको बताते हैं भाई। हाँ, आपको लगता है हिंदू मतलब ये गद्दारी की तो सबूत है कि अंडरग्राउंड रह के कुछ नहीं करना, किसी की लीडरशिप को नहीं मानना और बोलना मैं बताऊंगा, मैं ही लीडर हूँ असली। हाँ, ये भी हाँ, एरोगेंस की निशानी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम में क्या है कि कम्युनिटी वाली फीलिंग नहीं है। हाँ, हम हर बंदा जो है अपने आप में चीता है। नरेंद्र मोदी है। हाँ, 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 मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी, सब लोग ये सोचते हैं कि मुझे मिलना चाहिए हाँ, क्रेडिट, हाँ, हाँ, चाहे छोटा सा काम करेंगे लेकिन मुझे पूरा फुल क्रेडिट मिलना हाँ, चाहिए। हाँ, हाँ। तो ये हमेशा से हम, 5 रुपए भिखारी को देख सोचते हैं स्वर्ग मिलेगा। हाँ, हाँ। तो ये जो है, अब ये क्यों है ये मुझे नहीं पता ही है, हाँ, हाँ, लेकिन है ये हमारे अंदर। तो कम्युनिटी वाली फीलिंग हमारे अंदर बहुत कम है। तभी बांग्लादेश में हिंदू मरते रहते हैं, हमारी सरकार कुछ करती नहीं है, हमें फर्क ना भी ही नहीं हम सरकार को फोर्स कर पाते हैं। हम्म, भाई अभी काकरोच जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट किया, हम भी तो जाके प्रोटेस्ट कर सकते थे कि भाई बांग्लादेश को, हिंदुओं को जो है बचाओ, तुम सबको लेके आओ। तो अभी तो कानून भी है तुम्हारे पास, लेके आओ, क्यों नहीं लेके आ रहे हो? नहीं तो बांग्लादेश पे अटैक करो, है ना, उनको पकड़ लाओ, उनके प्रधानमंत्री को, जैसे ट्रम्प उठवाता है, बिल्कुल उठवा लो तुम उसको कि आज के बाद एक भी हिंदू मारा जाएगा तो हम तुम्हें मार देंगे। अरे बाप रे, क्यों नहीं होता है वो? एक बार कर लो, देखो, हाँ, देखो कैसे एग्जाम्पल सेट होता है, किसी की हिम्मत नहीं है बिल्कुल बिल्कुल। और सब चुनाव भी जीत जाओगे। हाँ, चौड़े में बिल्कुल। नहीं, उससे क्या है कि बाकी आप एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, तो आप जो है बाकियों को संदेश दे रहे हो, हाँ, ये नेपाल को, भूटान को, श्रीलंका को, पाकिस्तान को, भाई अब जो है हम मुझसे डर के रहो, मुझसे। नहीं, पर माफी मांगना ज्यादा आसान है ना, ऐसे करके बैठ जाते हैं फ्रेंड्स, हाँ, ऐसे करके वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसमें ज्यादा मजा है तो ना? ये पावर प्रोजेक्शन का भी हमारे अंदर पर जो है वो, आपने कभी महसूस किया है कि जो अभी का प्रधानमंत्री है, हम्म, उनकी एक बहुत इंटरेस्टिंग आदत है हम्म, कि अगर अमित अग्रवाल प्रदर्शन करेगा, सुशील सिंह प्रदर्शन करेंगे तो डंडा उठा लेता है वो हाँ, तुरंत, वो तो, है ना? लेकिन एक अभिजीत बिपके आ गया, चंद्रशेखर आ गया, अब्दुल आ गया, तो प्रधानमंत्री प्यार से मिलता है कि नहीं अभिजीत क्या चाहिए बता मेरे बच्चे। और अभिजीत रोज थूकता है सुबह शाम प्रधानमंत्री के ऊपर, और कभी वोट भी नहीं देगा, कभी वोट भी नहीं देगा, हाँ, है ना? एक सौंदर्या नाम था, क्या नाम था, हीरोइन थी एक, जिसने प्रधानमंत्री का व्हाइट कलर की में गए थे वहां पे, वो जो वो स्टैचू क्या नाम है, यूनिटी, यूनिटी, हाँ, उसके नीचे वो खड़े थे, तो उसने कहा ऐसा लग रहा है कबूतर ने बीट कर दी हो। याद है? नहीं याद? देखना जरा, हाँ, हाँ, वो सफेद कपड़ा पहन कर है, वो बीजेपी ज्वाइन कर ली उसने, उसका बड़ा स्वागत सत्कार किया करा गया। हाँ, मोदी जी वाज स्टैंडिंग एंड अ लेडी कॉल्ड हिम बीट ऑफ दिस थिंग। तो फोटो है अभी, उसका ट्वीट भी होगा, आई एम श्योर, ट्वीट किया था, शी ज्वाइन बीजेपी और वो पवित्र हो गई। ऐसे ही एक हरामजादा है, उसका नाम है नरेश अग्रवाल, तो वो समाजवादी पार्टी में था। हाँ, तो हरामजादा खड़ा होके कहता है संसद में, बिस्की में विष्णु बसे, ठीक है ना, और रम में बसे हैं राम। ये लेडी है, वो जो है ना वो नीचे, बर्ड ड्रॉपिंग दिव्या स्पंदना मॉक्स फोटो ऑफ मोदी स्टैचू ऑफ यूनिटी। अब दिव्या स्पंदना ज्वाइन बीजेपी, अगली न्यूज निकाल, ठीक है ना, समझ रहे हो ना आप? तो ये उसके बाद नरेश अग्रवाल भाजपा ज्वाइन करती है, उसके बाद साहब, अच्छा शी डिड नॉट ज्वाइन, हाँ, शी डिडंट ज्वाइन हिम, ठीक है, तो कोई और होगा, पर जिसने और ने भी ज्वाइन करा है, उसने भी मोदी जी खूब गालियां दी थी। नहीं वो तो है सब, ठीक है, तो जैसे मैं और आप गाली देंगे, हाँ, डॉक्टर स्वामी ने मेरे चैनल पे बोल दिया था, मेरे पास बड़े सारे फोन आ गए थे कि तुम कैसे बोल सकते हो, तुम तो ठाकुर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी, बाकी बोल सकते हैं, तुम नहीं बोल सकते। आप बोलोगे, आप बोलेंगे बनिया है, कैसे बोला तूने, यकीन मानो आप, हाँ, हाँ, तुरंत बड़े अधिकारियों को कॉल आ जाएगा आपके पास, तुमने कैसे बोल दिया।
तो बाकी लोगों का अलाउड है, हमारा अलाउड नहीं है। तो ये बताइए सूर्य मंदिर कैसे तोड़ा? सूर्य मंदिर देखा है मैंने टूटा हुआ, पीछे हाँ का सेक्शन जो टूटा हुआ है हाँ वो ज्यादा सुंदर था, हाँ। ज्यादा बड़ा था वो। तो इसको अब सूर्य मंदिर को तो जो इन्होंने अपनी पूरी काला पहाड़ ने फोर्स लगा दी, जितना जितना तोड़ सकते थे वो तोड़ दिया। लेकिन जो अभी जो टूटा हुआ है वो पुर्तगालियों ने तोड़ा है। जो अच्छा, अभी आपको लगता है ना, तो उसमें क्या है हाँ, कि अब ऐसा बोलते हैं, अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, कि वो फ्लोट करता था, इतने बड़े मैग्नेट लगे हुए थे ऊपर कि वहां पे सूर्यदेव की मूर्ति फ्लोट करती थी। तो वहां पे जो उस मैग्नेट की वजह से जो शिप जाते थे, वो कोस्टल एरिया है, तो वो उसमें उनका नेविगेशन इफेक्ट होता था, तो उसलिए पुर्तगालियों ने तोड़ दिया। तो अच्छा, वो अनस्टेबल हो गया, तो दीवारें वारे सब जो है इतना तोड़ा उन्होंने पुर्तगालियों ने कि उसके अंदर वो स्टफ कर दिया, उन्होंने बालू भर दी है उसके अंदर, बिल्कुल पैक कर दी है, ताकि जो है वो दीवारें अंदर जाए ना। तो अभी तो स्कैफोल्डिंग लगी हुई थी, अभी शायद वो हटा दी है स्कैफोल्डिंग उसमें, इसमें लगी है ना वो, ये स्कैफोल्डिंग है जो जो सब वो लगी हुई है पीछे साइड में। ऐसे था ये, पीछे वाला हाँ सेक्शन इतना हाँ। बड़ा था। तो इसको 2 लोगों ने तोड़ा, तो काला पहाड़ ने पुरी का मंदिर भी तोड़ दिया, उसको जला दिया, पूरी का जो अभी वाला जो मंदिर है। अभी है। हाँ अच्छा, तो हाँ। ही उसको बाद में थोड़ा बहुत रेज रेनोवेट कर करके, ग्राउंड पे गिरा दिया था। नहीं पूरा नहीं। अच्छा, हाँ, मुसलमानों में पूरा ग्राउंड पे नहीं गिराने का कॉन्सेप्ट है, अच्छा, वो आधा तोड़ते हैं, अच्छा। आधा तोड़ते हैं ताकि आने वाली पुश्तें याद रखें कि ये मुसलमानों ने ये तोड़ा था। याद क्या रखे, हमारा तो डिपार्टमेंट भी वही करता है कि याद, हाँ हमें खुद ही याद दिलाता है, याद हाँ, रखो इसको। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ 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 तो फिर उसके बाद 64 योगिनी तोड़ा, फिर उसके बाद जहां जहां उसको मंदिर मिले हाँ। तो वहां वहां वो तोड़ता गया। कामाख्या मंदिर तक, गुवाहाटी तक गया वो, अच्छा, कामाख्या मंदिर भी तोड़ा उसने। अच्छा। तो एक घर वापसी जो है वो नहीं हुई, एक बंदा ने हमने नहीं करने दी, उसका कितना परिणाम हुआ पूरा। जो फिर ये बंगाल का, जबकि इंटेंशनली चाहता था घर वापसी हो जाए, बिल्कुल क्योंकि उसके वो फंस दिमाग में गया ये था। था हाँ कि भाई अभी हम शादी कर लेते हैं, हाँ जब जाएंगे उड़ीसा तो हम वापस रिकन्वर्ट हो जाएंगे, मुझको कौन मना करेगा। हाँ। तो इसकी कैलकुलेशन जो है फेल हो गई वहां जाके। हम्म तो इसका परिणाम ये हुआ, तो उसने बंगाल में फिर इतना अत्याचार किया कि सब लोग कन्वर्ट हो गए। तो आज जो आप बांग्लादेश देख रहे हो अच्छा, या बंगाल में जो भी देख रहे हो प्रॉब्लम्स, वो सब काला पहाड़ की दी हुई है, सुलेमान करानी और काला पहाड़ का काला है। पहाड़ की है। एक वो देखो जरा, स्लेव मार्केट, सेलिंग ऑफ इंडियन वुमेन, क्योंकि आपने स्लेव मार्केट पे बहुत तगड़ा फोकस किया हुआ है ना। ये जो लड़की है जो सेकंड गर्ल बोलता है यहाँ पे आपकी किताब में है, काला पहाड़ इनफ सेल हर टू हिम, तो ये आई एम श्योर वो वहां नहीं रहा होगा ना, आपने इसका वो फायदा उठाया है। हाँ, ये ये आर्टिस्टिक लाइसेंस है, आर्टिस्टिक लाइसेंस है आपका ये। हाँ, हाँ। कि उसने काला, ये उसकी कजिन सिस्टर की कहानी कितनी सच है, ये भी सच नहीं है। नहीं, ये सब मेरा उसका, पर ये कर लेता वो। हाँ यही करते हैं वो लोग, हाँ, क्योंकि बाकी जो लोग, मैंने बरके खान की कहानी बताई हाँ आपको। हाँ 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 हाँ, हाँ, वो तो ये सब बहुत लोग, बढ़िया। अरे ये लोग अपने, औरंगजेब अपने अपने पिताजी को मार देता था, अपने भाई को, दारा शिकोह को मार दिया, तो ये सब करने में क्या है उनको? औरंगजेब वाज, मैं दोबारा बोलूंगा, हाँ औरंगजेब वाज लाइक diabolical man, हाँ, like Evil. sending sending his father head of दारा शिकोह, हाँ कि आज मेरे अब्बा हुजूर को गिफ्ट भिजवा रहा हूँ, हाँ, और वहां पे अनाउंसमेंट होती है कि आपके शहजादे ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है, तो शाहजहां के पास जाता है तो उसका हेड होता है उसमें। सोचिए, डायबोलिकल है ये, मतलब बिल्कुल। सिक हो आप, है ना। तो वही सिकनेस मैं लेके आया हूँ। तो मैं मतलब इसमें एक संदेश देना चाहता हूँ कि वो उधर बहुत ही ज्यादा ये नाम क्रुएल्टी डालो, है, नाम वायलेंस है डालो, वहाँ मिलेगा पे। तुम्हें, लिखो जॉन लियोन जेरोम, ये है, इनकी बात कर रहा था। हाँ, ये आप फोटो डालिएगा वहां हाँ, पे। हाँ। एक इसकी नीचे की फोटो देखो, नीचे की डालो, ये वाली, ये जो थर्ड वाली जो बैक साइड दिख रही है, हाँ ये हाँ, ये और उसके बगल वाली आपने इसमें डाली हुई ये है। फोटो मैंने थर्ड वाली फोटो एक दिन फेसबुक पे डाली थी, ये वाली फोटो फेसबुक हाँ। ने मैंने मेरा अकाउंट उड़ा दिया क्यों? कि ये क्या क्या गंदी संदीप फोटो तुम डाल रहे हो। तो मैंने वो रिव्यू में डाला भी, ये तो अकाउंट उड़ा पेंटिंग दिया? है ये। हाँ, मेरा फेसबुक अकाउंट ही उन्होंने फ्रीज कर दिया। तो आप ये फेसबुक पे आप इस टाइप की फोटो डाल नहीं सकते हैं। पर इसका मतलब ये है कि मैं बहुत बहुत ज्यादा चौड़े में रहता हूँ फेसबुक पे, फिर तो मैं, मेरे वाले तो क्या क्या डालता है, इससे कितने से कैसे क्या हो गया भाई, हाँ। कैसे कर तो दिया ये जो इन्होंने? फोटो जो थर्ड है, सेकंड है, जो सेकंड फोटो है वो उसके दांत देख रहा है। अच्छा। ये सब एक्चुअली हुआ था, हाँ। बट ये इंडिया की फोटो नहीं है, अच्छा ये ईस्टर्न यूरोप की फोटो है। अच्छा, जब टर्किश ने जो है तुर्कियों टर्कों ने ने, हाँ। जब जहाँ पे आज का युगोस्लाविया और वो सब है ना, हाँ 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 वो वहां पे अटैक किया था, तो वहां यूरोपियन गर्ल्स को उन्होंने स्लेव बना दिया था। हाँ हाँ तो हाँ। ऐसे वो स्लेव मार्केट में पहले ये नहीं, सब पर चेक करते थे। मोहम्मद उसने बेचा था बहुत सारे, क्या नाम था मोहम्मद, वो जो आया था जिसको आप कह रहे थे, मोहम्मद गजना वाला, उसने मोहम्मद बेचा। गजनवी, हाँ, वो लेके गया था बुखारा और वहां पे। हाँ, पर उसमें वहां पे हिंदुस्तान, दुख्तरे हिंदुस्तान 2 दिनार, गूगल हाँ, करो ये वाला। दुख्तर माने होता है कन्या, दुख्तरे हिंदुस्तान 2 दिनार, ये है पिलर। हाँ, ये है दुख्तरे हिंदुस्तान 2 दिनार। अच्छा, बड़े लोग ऐसे कुछ मुल्ले हैं जो उसमें फैक्ट चेक कर लेंगे आके, फैक्ट चेक किया है हमने और ये गलत पाया है
है ना, फैक्ट चेक कर लेंगे, फैक्ट चेक करना बहुत जल्दी आता है उनको। इनका बाप जो है अपनी बहन को, इनका बाप का बाप का बाप अपनी बहन को दे दे के कन्वर्ट हुआ, और ये हमको फैक्ट चेक करना सिखा रहे हैं आके अब, कि फैक्ट चेक करके बताऊंगा मैं आपको कि सही क्या है। एक बात बताइए, द फॉल ऑफ काला पहाड़, फिर ये मैंने सुना है कि ये कुत्ते की मौत मरा था या लड़के बहादुरी से मरा था? नहीं, लड़के ही मरा, कोई कुत्ते की मौत नहीं मरा। अच्छा। जब अकबर ने अटैक कर दिया था, आई थिंक राजमहल, बैटल ऑफ राजमहल थी वो, राजमहल जो अभी झारखंड में है, वहां पे हुआ, तो युद्ध में मारा गया, बुढ़ा भी हो रहा था वो। अच्छा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत दर्दनाक मौत हुई और कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ। लेकिन जो संदेश है, जो स्टेटमेंट है, वो ये है कि एक बंदे को हमने वापस नहीं लेना चाहा। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दनादन उनको वो कहते हैं कि तुम हमारे पास आओ, हाँ, कि हमारे पास आओ, और हमारे यहाँ जो एक बंदा आ रहा है हम उसको मना कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो क्या कर सकता है? वो 500 साल तक जो है वो घाव रिस रहा है, वो कैंसर बन चुका है अभी है वो, और सोल्यूशन कोई है नहीं हमारे पास इसका भी। ये जो कविता लिखी, ये सचमुच है या आपने लिखी? नहीं, ये सब हमने लिखी है। अरे क्या बात है, कविता तो बहुत अच्छी लिखी। काला पहाड़ केम एंड द टेम्पल्स बर्न्ड, काला पहाड़ केम and the idols wept. Kala Pahad came, and the chariot of Connaught stood still, its wheels sinking in silence. But faith does not burn, faith does not break, faith does not bow. For every stone shattered, a prayer was born. For every idol broken, a song arose. For every temple raised, 1,000 hearts became sanctuaries of the divine. क्या बात है। राजीव लोचन रॉय, मेरा दिल भी थोड़ा रोया था राजीव लोचन रॉय के लिए, क्योंकि वो बंदा अच्छा था वो। हाँ, इंसान बुरा नहीं था वो। इंसान बिल्कुल बुरा नहीं था। गुलनाज से किसी को भी प्रेम हो सकता है। पर ये भी किसने कोशिश जेन्युइनली करी थी इसको वापस गुलनाज को हिंदू बनाने की, या आपकी ये? नहीं, तो वो तो जब उसी को नहीं बनने दिया तो फिर तो बात ही खत्म हो गई वहां पे। नहीं, पर वहां पे डिस्कशन हुआ था। वो प्रॉब्लम अगर ये इसको बनाने देते तो डेफिनेटली वो बन जाती वो हिंदू। अच्छा। अच्छा, इसके बाद आपने कुछ और कहानियां डाली हैं? मैंने इसमें कश्मीर की कहानी डाली है। अच्छा। हाँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे बंगाल में जो अभी चल रहा है, बांग्लादेश या बंगाल दोनों मिला के, वही हरकतें हमने कश्मीर में करी। अच्छा। कश्मीर में भी हमने घर वापसी नहीं करने दी, और वहां पे भी बुरा हाल है। तो घर वापसी आप जब तक नहीं करोगे तब तक देश का बुरा हाल रहेगा। Burn the books, kill the thinkers, silence the women, obey the holy men. मतलब जब मुसलमानों का हमला होगा और आपके पास हथियार नहीं होंगे, यू आर थिंकर, राइट, तो आप उनके टारगेट पे रहेंगे। हाँ। एक वो था, क्या कहते हैं उसे, अफजल खान जो था, छत्रपति शिवाजी महाराज के यहाँ जो आया, जिसको मारा था, जो लंबू था ना, उसको मारने के पीछे ही कारण था, उसने तुलजा भवानी का मंदिर तोड़ दिया था और पंढरपुर तोड़ दिया था। तो जीजाबाई ने कहा था शिवाजी महाराज से कि यार ये बंदा बचना नहीं चाहिए। और अफजल खान से शिवाजी की दुश्मनी थोड़ी पर्सनल भी थी, क्योंकि शाहजी को भी उसने ही बंदी बनाया था धोखे से। और उसके पहले शिवाजी का एक बड़ा भाई था संभा, जिसके नाम पे संभाजी का नाम संभाजी पड़ा था। तो उसको भी युद्ध में ये लोग गए थे साथ में, अफजल खान और ये दोनों लड़ने गए थे आदिल शाह की तरफ से। पर क्या हुआ कि उसने संभा को इसने कहा था कि तुम इधर से अटैक करो, हम विल कम टू सपोर्ट यू। ही डिडंट गो, सो संभा वाज किल्ड। तो शिवाजी ने उसको जो मारा था वो पर्सनल था, पर शिवाजी महाराज थोड़े वो हो गए थे, अफजल खान से मिलने से पहले बहुत दुखी थे। मतलब आपने वो कहानी पढ़ी, अफजल खान जब मिलने गए हैं वो, तो उन्होंने, उनका एक नाई था, उसका भी नाम शिवाई था, उनकी तरह दिखता था। तो उन्होंने बोला कि काम कर, तू जा सरेंडर करने, और मैं इधर से निकलूंगा बाहर। नहीं, वो अफजल खान नहीं, सिद्दी उसके लिए, सिद्दी जौहर के साथ, अफजल खान के साथ सीधे नीचे गए थे, उससे उसको जान से मार दिया था उन्होंने। सिद्दी जौहर की कहानी कुछ और थी। शाह मीर का राइज, शाह मीर भी बुत शिकन था। सब बुत शिकन होते हैं उसमें। जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि वो लोग बुत शिकन होते हैं, तो आप जिस दिन हम ये मानने लगेंगे कि उनके सब लोग बुत शिकन हैं, तब तक हमारा कोई भला नहीं होगा। तो जो पहली जो पोएम थी मेरी की शत्रुबोध, जब तक हमें शत्रुबोध नहीं होगा कि वो लोग इस चीज के कैपेबल हैं, भले ही ना कर रहे हो, बट वो कैपेबल हैं, जब तक ये अंदर हमारे मन में बात नहीं आएगी, तब तक हम जो है सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और ये सुहादेव कौन है? रॉयल कोर्ट ऑफ सुहादेव, वहां पे एक राजा थे सुहादेव, कश्मीर में। तो बड़ा कश्मीर उस समय जो है वो हमारे हिंदू धर्म का गढ़ था, बहुत ही प्रॉस्परस था, नो डाउट, है ना। तो अब ये राजा आए, ये बड़े निकम्मे टाइप के थे, तो इन्होंने, इनका ये डरते बहुत थे, राजा बन गए थे। तो इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लोग आते गए, इन्वेजन्स होते गए डिफरेंट, और इनकी जो है गद्दी जो है वो ये भाग गई, ये छोड़ के एक वॉर में ये। उसके बाद क्या हुआ, इनकी जो पत्नी थी कोटा रानी, अच्छा, इनके कोटा रानी इज फेमस। हाँ, कोटा रानी। तो उन्होंने राजपाट किया। अब कोटा, फिर शाहमीर आया, तो शाहमीर जो है वो आया तो एज ए ट्रेडर, एज ए विजिटर, टूरिस्ट के भांति आया वो इन्वेजन करने नहीं आया, बट धीरे धीरे उसने जो है
वो पैट जमाली दरबार में है। हम्म, और उसके बाद जो है, अच्छा इससे पहले एक रिंचन था, एक बुद्धिस्ट था वो, तो वो भी लद्दाख से भाग के आया, उसके किसी से लड़ाई हो गई वहां पे राजा वाजा से, तो ये भाग के आ गया कश्मीर में, और इसने जो है वो कोटारानी को पटा लिया। अच्छा, उनकी बेगम को। हाँ, कोटारानी ने 2-3 शादियां करी। उसके जाने के बाद। हाँ, अच्छा। तो रिंचन को वो जो है, रिंचन से शादी हो गई। हाँ। तो रिंचन बोलता है यार कि यहाँ कश्मीर में मैं तो बुद्धिस्ट हूँ, एक्चुअली थोड़ा सा वो कम जाति का भी था वो, तो उसको उतनी वो जो एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही थी उसको, तो उसने बोला कि मैं ठीक है, मैं हिंदू बन जाता हूँ मैं। तो वो वहाँ पे कश्मीर के मंदिर में जाता है और उनको बोलता है कि मैं देखो अब राजा हूँ मैं, मुझे अब हिंदू में धर्म में शामिल कर लो। तो वहाँ के लोगों ने बोला नहीं 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 नहीं, तो हम तुम्हें शामिल नहीं कर सकते। दोबारा एरोगेंस आ गया। दोबारा एरोगेंस आ गया, और फिर वो जो है उसने वो इस्लाम बन गया। शाह हमीद का दोस्त था ये, शाह हमीद ने हटाओ यार, तुम इस्लाम में भर्ती हो जाओ, और वो मुस्लिम बन गया, और उसने सबसे पहली मस्जिद जो है उसने वहाँ बनवाई। अच्छा, श्रीनगर में, श्रीनगर का नाम भी उसने रिंचन पोरा कर दिया। एक मस्जिद बनवाई और बुरी तरीके से कत्लेआम शुरू कर दिया। अच्छा, तो एक तो ये था। तो आपको नहीं लगता जो एरोगेंस दिखाते हो आप उस टाइम पे, हाँ, अब जब मैं मुसलमान बन रहा हूँ, हाँ, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होकर मुसलमान बन रहा हूँ, हाँ, अब मैं नहीं छोड़ूंगा, है ना, बट अजीब सा है मतलब। बिल्कुल। हाँ। फिर ये रिंचन जो है वहां से इस्लामिजाइजेशन जो है वो कश्मीर का शुरू हो गया, मुसलमानीकरण जिसको हम बोलेंगे। तो बहुत कन्वर्ट होना शुरू हो गया, कत्लेआम और ये और वो। उसके 100 साल तक ऐसे ही चलता रहा। फिर रिंचन चला गया। उसके बाद जो है दूसरा एक सिकंदर बुशशिकन आया। उसको बुशशिकन मतलब वो है तोड़ने वाला। हाँ, हाँ, मतलब उसका सरनेम नहीं था ये, हमने उसको उपाधि दे रखी है। उसने इतने मंदिर तोड़े। नहीं, वो तो गजनी वाले को ने भी अपना नाम बुच्चिकन ही रखा था। हाँ, मैं नहीं, बिना तोड़े नहीं जाऊंगा मूर्ति को। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका एक दोस्त था, हिंदू था, और उसने वो जो है वो सिकंदर बुशशिकन का दोस्त था वो भी। तो उसने बोला कि तुम यार हिंदू मुसलमान बन जाओ, क्योंकि यार ये मैं काफिरों से दोस्ती नहीं कर सकता ज्यादा। तो बोला ठीक है, मैं बन जाता हूँ, मुझे दरबार में जो है अच्छा वो मिलेगा। बोला ठीक है, आ जाओ तुम। अब क्या हुआ कि उसके परिवार वालों की, जो उसकी बहन की शादी नहीं होने दी, कि उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारा भाई जो है मुसलमान बन गया है, अब तुम भी हिंदू नहीं हो। तो इसके परिवार को उसका सोशल बाइकआउट कर दिया। तब जो है वो खुंदक खा गया सैफुद्दीन। तो वो बोला कि अगर ऐसा तुम मेरे परिवार के साथ भी करोगे तो मैं इनकी शादी भी जो है वो मुसलमानों में कर दूंगा, इनको कन्वर्ट करूंगा और किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो सिकंदर बुशशिकन और सैफुद्दीन, इन दोनों ने मिलके ऐसा जो तबाही करी, जो मार्तन टेम्पल जिसकी हम बात कर रहे थे, इसने ही तोड़ा। अच्छा, सैफुद्दीन ने। और भी बाकी सारे मतलब जो कन्वर्टेड हो ज्यादा खतरनाक निकले। बिल्कुल। आज भी वही स्थिति है। बिल्कुल। जो ओरिजिनल अरबी हैं, ओरिजिनल जो सऊदी हैं, दुबई के हैं, जैसे मैं गया था दुबई में, तो बड़ी इज्जत करी उन्होंने। पाकिस्तानियों की माँ बहन नाप रहे थे, है ना, तो उनके अंदर ओरिजिनल की इज्जत है कि ये अभी तक ओरिजिनल है, और ये कौन है, आप समझ रहे हो ना। बिल्कुल। इनके अंदर हो चाहे ना हो, बाकियों के अंदर। हम जो है वो कश्मीर को सुधार नहीं पाए पिछले 700 साल में। तो ये भी घर वापसी ना करने देने का नतीजा है। और ये कहते रहते हैं, मतलब अभी तो करंट सरकार तो बहुत क्लेम करती है कि मैं तो बहुत ही, हम मतलब, जब आप ऐसी बकवास सुनते हो जैसे अटल बिहारी वाजपेयी टाइप के लोगों की कि जमहूरियत कश्मीरियत, तो आपको कैसा लगता होगा? खुल जाता है। अच्छा, क्या इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत। आपको लगता है कि बड़ी पिक्चर देखते हैं हमेशा? अच्छा, जब भी कोई कायर होता है तो बड़ी पिक्चर का नाम बहुत लेता है। यू डोंट सी द बिग पिक्चर। लेट मी शो यू द बिग पिक्चर। कायरता का जो सबसे तगड़ा अस्त्र है वो बिग पिक्चर का है, कि तुम बिग पिक्चर नहीं देख पा रहे हो, और मैं तुझे हम देख पा रहे हैं। हम बिग पिक्चर देख रहे हैं। एक तो बिग पिक्चर और मास्टर स्ट्रोक, कि यू डोंट सी द मास्टर स्ट्रोक, बिकॉज अब जैसे अभी जो सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बड़ी अच्छी बात थी, मैं चाहता था ये जाए इस वीडियो में। वाजपेयी जी के साथ क्या था, उनके घुटने स्टील के लग गए थे, याद होगा अगर आपको। तो उससे क्या होता था, घुटनों पे जाना होता तो उनके लिए आसान था, घुटनों में दर्द नहीं होता, स्टील के घुटने थे भाई। हमारे करंट प्रधानमंत्री जो अभी गए हैं कॉकरोचों से वो खौफ खा के जो घुटनों पे गए, उनको तो दर्द हुआ होगा 76 वर्ष की उम्र में। क्या लगता है आपको? बिल्कुल, है ना, ये तो हुआ ही होगा। हुआ ही होगा, इतना आसान थोड़े है। अब उसके बाद पूरा का पूरा एक संगठन है, IT सेल है। जब कॉकरोच पगलाए थे तो IT सेल गायब था। अब IT सेल उभर के आया है और कह रहा है हम बताएंगे कि वो मास्टर स्ट्रोक था, देश को बचाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान ने सैक्रिफाइस किया है ना। सुना नहीं आपने? इस तरह की बहुत बकवास चल रही है मार्केट में, है ना। तो ये सब क्या बड़ी बड़ी बातें तब ठीक लगती हैं कि जब पीछे कुछ हो रहा होता है, जमीनी स्तर पे। ठीक है, तुम भटकाने के लिए ऐसा बोल रहे हो, लेकिन नीचे नीचे कुछ चल रहा है। बट वो नीचे वाला जो है वो गायब रहता है। कुछ नहीं होता। ये रामचंद्र कौन है? फॉल ऑफ रामचंद्र, श्रीनगर 1321। ये इनका जो है वो नॉट सोहेल देव, जो सुहा भट्ट थे राजा के, उनके प्रधानमंत्री, जो मतलब ये कोटा रानी के पिताजी थे ये।
अच्छा, मतलब ये पूरा कश्मीर की कहानी ये है, पूरी वेरी कश्मीर की कहानी इंटरेस्टिंग। है। हाँ, और इसमें पूरा वैसे ही है हाँ, जैसा जैसे हुआ था। जैसा बंगाल में हुआ था। हाँ, तो हाँ, इसमें ये सारी इवेंट जो है एक्चुअल है। अच्छा। हाँ, बीच के डायलॉग्स जो हैं वो मेरे हैं। ये शंकराचार्य का जो मंदिर है, ये तोड़ा गया है, अभी भी ऐसे ही है या और टूट गया है? नहीं, ये तो मतलब वैसे ही टूटा-वूटा है, कोई बहुत ज़्यादा रिपेयर नहीं हुआ है। देखना जरा, शंकराचार्य टेम्पल इन कश्मीर, शैतान की वो कहते हैं इसको, जो मार्तंड का सूर्य मंदिर, शैतान की गुफा, शैतान ये की आपके गुफा। विशाल भारद्वाज ने बोला था ये, हाँ, एक अच्छा, फ़िल्म मुझे है। समझ में नहीं आता जो विशाल भारद्वाज जैसे भड़वे हैं, हाँ। या जो इम्तियाज अली टाइप के हैं, जो हुँ। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, ये मंदिर भी तो जल गया जो लेफ्ट में है, इसको जला दिया गया बिल्कुल। ये जय जय शिवशंकर वाला मंदिर है ना, ये कांटा लगे ना अभी आग कंकर। लगी थी जो है ना, हाँ, 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 आग लगी, आग हाँ, लगा दी हाँ, गई है ना। हाँ, 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 ये है ना, आग लग गई ना इसको, हाँ, तो ये हाँ। मंदिर पूरा खत्म हो गया, ये मंदिर पूरा, जय जय शिवशंकर वाला वो गाने का। एनीवेज, तो मैं कह रहा था आपसे, जो ये इस तरह के लोग हैं, विशाल भारद्वाज टाइप के, और ये लोग जो हैं, इनको कभी ऑपोजिट में कुछ नहीं दिखता ना, कभी नहीं देख कभी नहीं सकते ये। था। क्यों हैं ऐसे ये लोग? मतलब बुद्धिमान है तो ही फिल्में बना लेते हैं, हाँ, नहीं बुद्धिमान किताबें है। पढ़ते हैं, हाँ। तो मतलब सिलेक्टिव ज्ञान इनके पिछवाड़े से क्यों निकलता है, बाकी कुछ क्यों नहीं निकलता? नंबर 1 इन्होंने अपनी ना हिस्ट्री पढ़ी है, ना अपने धर्म-ग्रंथ पढ़े क्या हैं। बात कर रहे हो? I'm हाँ, damn sure उन्होंने पढ़े हैं। नहीं पढ़ी, असली गधे हिस्ट्री नहीं नहीं है पढ़ी ये। है। इन्होंने हाँ, रोमिला थापर वाली हिस्ट्री पढ़ी है इन्होंने। नहीं, मुझे तो पता है। इनको ये क्या लगता है कि जो है हम लोग बड़े कायर रहे हैं, हुँ। तो अपने धर्म के प्रति हुँ। अपने पेरेंट्स के प्रति ग्लानि है, शर्म है। तो इस शर्म को नहीं, मिटाने के लिए कि मुझे ये लगता धर्म है खत्म हो जाना चाहिए। हाँ, सीरियसली। सैकड़ों जो हैं वो इतने इन्वेजन्स हुए, हम कुछ नहीं कर पाए, हाँ, तो बहुत ही ये शर्मसार हैं ये लोग ये। तो नहीं, इसलिए मुझे पता है क्या लगा? मुझे ऐसा लगा कि दे आर गेटिंग पेड बाय दे हैव नहीं, ये भी हो फाइनेंशियल सकता है, गेन्स। ये भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि इतने ये गधे नहीं है कि इतिहास ना पढ़े, इतने गधे नहीं। नहीं जैसे आलोक जी आए थे, आलोक जी नाम काफ़ी है, अब आगे हाँ, नहीं बताऊँगा वरना हाँ, हाँ, उनकी बेइज़्ती होगी। हाँ। आलोक जी से मैं यही सेम डिस्कशन, तो वो मैंने कहा कि जिस तरह से मुसलमान ऐसे-ऐसे कर लेते हैं। कहता है, अरे शादी करवा दो, किसी आतंकवादी की चर्चा चल रही थी। तो आतंकवाद का सॉल्यूशन आलोक ने दिया कि उसकी शादी करवा दो। तो मैंने बोला, फिर तो बजरंग दल वालों की भी शादी कर, वो तो बेचारे बंदूक भी नहीं उठा, डंडे-वंडे मारते। नहीं, नहीं, बजरंग दल वालों का दिमाग खराब है, बजरंग दल वाले ऐसे मैंने बोला, यार एक बात बता, आतंकवादी AK-47 लेके निकल रहा है मार्केट में, तू उसको बोल रहा है कि इसको वो कर दो, ये जो है ये शादी करवा दो, ठीक हो जाएगा। लेकिन बजरंग दल वाला जो हाथ उठा रहा है, डंडा चला रहा है, उसके लिए तो बहुत खिलाफ। बहस करते रहे, बैक एंड फोर्थ। 7वें 8वें मिनट में कहते हैं, कट्टर तो होते हैं ये लोग। एंड आई एम लाइक कि इसका मतलब तेरे को मालूम है, बोलता है, वो खुद बोल रहा है, कट्टर तो होते हैं ये लोग। इसका मतलब तेरे को मालूम है ये बात, पर तू फिर भी जिद कर रहा था मुझसे उस इतनी देर तक लगातार। 7वें 8 इतनी जैसे विशाल भारद्वाज यहाँ बैठ, जहाँ पे आप बैठे हो, 10 मिनट नहीं टिक पाएगा वो। उसे पता चल रहा है, 10 मिनट में लोग मान लेगा, नहीं इस कट्टर तो है भाई साहब। क्योंकि जो चीज इनडिफेंसिबल है, कहाँ तक डिफेंड करोगे उसको? व्हेन अकबर वेंट टू बिकम हिंदू अ फोक टेल। अच्छा, ये क्या था? ये फोक टेल है। ये क्या है कि अकबर जो है वो जो मुसलमान है, हाँ, जो मौलवी और मुल्ला और ये सब है ना, दीन इलाही वाला। हाँ, दीन इलाही वाला है, उसको बोलते हैं कि ये मुसलमान था नहीं, तो अकबर उसको को हाँ, कौन तो बोलता है ये? सभी लोग ये लोग बोलते हैं, मौलवी और मुल्ले अभी सब। बोलते हैं? हाँ, हाँ, अभी भी बोलते हैं। वो तो एक्स मुस्लिम था, वो मुसलमान नहीं था वो। नहीं, वो तो हाँ, दे हेट हिम, हाँ, दे डोंट लाइक हाँ, हिम, बिकॉज़ वो दीन इलाही फैलाने की कोशिश की थी उसने। हाँ, पर मेरे पास एक और कहानी है। हाँ, एक कहानी के अनुसार देखना, कौन सी हवेली में पैदा हुआ था अकबर? किसी हवेली में पैदा हुआ था ये। जिस राजा की हवेली में पैदा हुआ था, उसमें उसकी जो रानी थी वो 4 साल तक थी, और अकबर शायद तीसरे चौथे साल में पैदा हुआ था। अच्छा, हाँ, तो ये जो कहानियां हैं ना, कौन सी हाँ। हवेली है, किसमें, जहां अकबर पैदा हुआ था? काबुल में हुआ था शायद ये। नहीं, उमरकोट फोर्ट है ना, उसमें हाँ। उमरकोट पैदा हुआ था ये। उमरकोट सिंध में है सिंध ना? पाकिस्तान में है ना ये। हाँ, हाँ। और कितना 1542 में पैदा हुआ है ना। अब लिखना जरा कि वो क्या नाम था अकबर के बाप का? हुमायूं। हुमायूं। देखना हुमायूं कितने सालों तक वहां ईरान की तरफ गायब रहा? काफी टाइम गायब रहा, गायब रहा ना, 5-6 साल के ऊपर 5-6 था साल वो। गायब रहा हाँ, ना। हाँ, हाँ, हाँ। कोहिनूर लेके गया था वो। देने के लिए कि हाँ, मतलब ये लो और हाँ, मुझे हेल्प हाँ, करो। हाँ, हाँ। बिल्कुल। 15 इयर्स। हाँ, बट लगभग 3-4 साल तो उसमें से अपनी पत्नी से नहीं मिला था वो। तब अकबर साहब हो गए हैं। हाँ, तब अकबर पैदा हुए थे शायद, ये भी शायद पता होगा उनको, इसलिए उन्होंने बोला होगा हाँ, कि इसीलिए अकबर हिंदुओं के प्रति इतना भी, औरंगजेब नहीं था हिंदुओं हाँ, के प्रति। हाँ। मतलब हाँ। लीस्ट इविल था अकबर अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सारे लोगों में। 3000 मेरी रानी है, हाँ। ठीक है, 15-16 मान लो ओरिजिनल है, कौन पेल रहा है उनको? मुझे थोड़े पता, मैं तो रात मैं मेहनत कर रहा हूँ भाई, सुबह से लेके शाम तक दरबार से। जहांगीर को तो पता होगा कि साला कुछ नहीं करता था वो, पर अकबर तो मेहनती आदमी था, वो तो सुबह से लेके शाम तक दरबार में रहता था कि अब यहाँ पे हमला हो रहा है, इसको डिफेंड करो उसको। कौन किसके बच्चे किसको पता, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? औरंगजेब पता लगा शाहजहां का ही बेटा नहीं निकला, क्योंकि शाहजहां तो कला वाला का पारखी, औरंगजेब को साला बिल्कुल सख्त नफरत की, पता नहीं कला मेरे को नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए।
कैसे, मतलब उस पे अब किताब लिखनी, उस पे रिसर्च होनी चाहिए प्रॉपर कौन कि किसका रियल बेटा में है? किसका बेटा है ये औरंगजेब, और ये दारा शिकोह, ये दारा शिकोह उसका शाहजहां का बेटा था। हम्म ही वाज मोर इनटू राइटिंग एंड हम्म 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 कलाकारी और हम्म, वो डांस देखना और ये हाँ सब। हाँ। औरंगजेब वाज नॉट, औरंगजेब को पता करना चाहिए किसका बेटा था ये। अगर दारा शिकोह होता तो फिर अंग्रेज शायद ना होते, क्यों? क्योंकि अब उस समय पूरा डिक्लाइन हो चुका था सब। औरंगजेब बहुत अच्छा तो रूल कर नहीं पाया, हालांकि उसने 50 साल रूल किया, बट उसके बाद सडन डिक्लाइन हो गया ना मुगल्स बहुत का, तेजी से, बहुत तेजी से, बहुत मतलब तेजी बिल्कुल से। जीरो हो गए वो अचानक इसीलिए, हुआ। वो क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता, और यही कारण मुझे अभी भी, मैं डेसिमेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूँ, हिंदुओं की डेसिमेशन की थियरी को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ताकत से कोई चीज करवाना चाहते हो तो ताकत से नहीं करवा सकते हो आप, वो मतलब नहीं होगी। ताकत से क्या नहीं? औरंगजेब ने ताकत से कन्वर्ट करने की कोशिश करी सबको, उसने ताकत से ही सब कुछ करने की कोशिश करी, शक्ति से बताऊंगा मैं सबको। नहीं 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 नहीं, ताकत से तो करी उसने हाँ कोशिश। हाँ। नहीं, कोशिश तो ये लोग हमेशा ताकत से करते हैं। पूरा अरब, इजिप्ट और स्पेन सब कन्वर्ट कर दिया उन्होंने, ताकत से ही किया, बट मेरे, तलवार की नोक पे किया। पर वो भी तो देखो ना कि सऊदी वूदी वापस, ऐसा नहीं है कि अब वो उतने कट्टर नहीं रहे जितने थे एक जमाने में। हाँ। आप इसको देखो ना कि लहर एक तरफ से थोड़ी चल रही है, लहर दूसरी तरफ से भी चल रही है ना। हाँ। तो लहर का तरीका यही है ना। हाँ, तो औरंगजेब क्यों नहीं कर पाया? उसने पूरा जोर लगाया, हम्म। लेकिन एक तो ये कि हमारा बहुत बड़ा कंट्री था, पूरा अफगानिस्तान से लेके कश्मीर कन्याकुमारी तक, एक तो ये रीजन था, प्लस हमारी जनसंख्या बहुत थी। ईरान के जो शाह था उसने बोला, यार तुम तो अपना बड़े 30 मार खा समझते हो, अब हाँ तक हाँ कन्वर्ट नहीं हाँ कर हाँ पाए। हाँ 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 तो बोलता है क्या करूं, इनकी जनसंख्या इतनी ज्यादा है, हाँ 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 इनकी हाँ। तादाद इतनी ज्यादा है, तो मैं कैसे कम कर दूं उसको, कैसे खत्म कर दूं इनको? तो जनसंख्या हमारी जो है वो शुरू से ही हमारी स्ट्रेंथ रही है, हाँ। जिसको हम आज भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो डेमोग्राफी प्रिजर्व करना का एक सबसे अच्छा जो है वो एफर्ट जो है, जहाँ सबसे ज्यादा एफर्ट होना चाहिए, वो है घर वापसी। अच्छा, और आपने ये विजयनगर की आपने घर वापसी की हाँ कथा लिखी हुई हाँ, है, तो ये तो कथा यहाँ मैंने, पे देवल हाँ ऋषि वाला यूज हुआ था हाँ बुक? हाँ हाँ। अच्छा तो अच्छा। इसमें जो है वो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने हमेशा गलतियां करी, कहीं कहीं जगह पे हमने अच्छा काम भी किया। जैसे हरिहर बुक्का में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में इनको ले जाया गया और इनको मुसलमान बना दिया गया। फिर ये भाग निकले, तो जब तुगलक चला गया तो तब जब यह श्रृंगेरी के आश्रम में आए तो वहाँ के जो जो ऋषि थे उन्होंने बोला कि मैं तुमको दोबारा हिंदू बनाऊंगा, तुम भले ही तुम 10 साल जो है वो मुसलमान रहे हो। और ये, विद्यारण्य नाम था हाँ उनका। विद्यारण्य, हाँ तो उन्होंने बोला कि मैं तुमको फंडिंग भी करूंगा। हाँ तो उन्होंने फंडिंग करी, उन्होंने हाँ जगह बताई हम्पी जो है कि यहाँ पे हाँ। जाके जो है तुम अपना राजधानी बनाओ। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि हमने हर जगह पे गलतियां करी हैं। हम एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि जो हमने, जहाँ पे हमने अकलमंदी दिखाई है, वो है हरिहर बुक्का। और इतना इतना ग्लोरियस एक, अच्छा हिंदुओं में एक और कुछ हो ना हो, हम्म आप लोगों की वजह से हम्म वी आर वेरी गुड बिजनेसमैन। हाँ, अभी मेरी नई किताब इसी पे चल रही है, हाँ, वी आर मर्चेंट। आउटस्टैंडिंग यस, बिजनेसमैन। लाइक बिल्कुल। आप मुझे भिखारी बना दो, हाँ मैं फिर उठ के खड़ा हो जाऊंगा। हम्म, और आप लोगों का सबसे बड़ा योगदान है हाँ उसमें, हाँ, क्योंकि आप लोगों की जो क्योंकि मैंने कम्युनिटी है। अभी मैंने हाँ मेडिवल मर्चेंट्स में मैं किताब लिख रहा हूँ, हाँ हाँ। वो सबके सब अग्रवाल हैं, अच्छा सबके सब, एक भी अच्छा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं दिखा ये कोई और हो। और एक तो वो भी अग्रवाली थे जो ताजमहल खरीदना चाहते थे, यस, वो भी लक्ष्मीचंद अग्रवाली थे जैन। जो ताजमहल खरीदना चाहते बिल्कुल थे। बिल्कुल, हाँ। जैन अग्रवाल एक ही होते हैं। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है कि एक जो थे जगत सेठ, अपना नाम सुना जगत होगा सेठ, बंगाल हाँ के, उनका पोत नहीं, नॉट एक ओमी चंद थे, हाँ। जगत सेठ के साथ में थे। ओमी चंद के पोते जो थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, अच्छा। वो भी अग्रवाल थे। मैंने उस दिन पता लगा, जिन्होंने भारतेंदु हिंदी के बारे हरिश्चंद्र, में, जो इन्होंने हाँ जो हाँ, हिंदी के वो हैं, बिल्कुल फादर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा यार ये जातिवाद कर रहे हो आप और कुछ नहीं। चलिए दक्कन में चलते हैं, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। मैं आज एक बात कहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं, वैसे तो हमारा खानदान वहाँ से महाराणा प्रताप से हम जोड़ते हैं अपने आप अच्छा को, अच्छा। और वहाँ पे जो एक लिंग महादेव का मंदिर है उससे ही कुछ दूर पे हमारा पूर्वजों का गांव था जहाँ से हम जौनपुर आए थे। लेकिन यार मुझे ऐसा लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज, काश वो मेरे पूर्वज होते, हाँ नहीं क्योंकि बिल्कुल। वो बहुत ही अलग व्यक्ति थे। मतलब उनका व्यक्तित्व तो सबसे ज्यादा शानदार मानूंगा मैं इसमें। तो आपने नेताजी पालकर की कथा लिखी है इसमें, हाँ हाँ बाजा जी को नहीं आपने जगह दी इसमें, जो हाँ उनका साला था सगा। हाँ, हाँ मैंने वो लिखा है कि तो इसमें स्टोरी का मतलब जो संदेश है वो यही है हाँ। कि जब ये औरंगजेब उठा के ले गया, मुगल इनको उठा के ले गए हम्म नेताजी को, हम्म तो ये जब वापस आए वहां से, तो वहां के ब्राह्मणों ने बहुत ज्यादा जो है अपोज किया कि ये नहीं होना चाहिए, 10 साल हो चुके हैं। हम्म तो शिवाजी ने जो है जो उनके जो रॉयल ब्राह्मण थे हम्म। उनको बोला, भाई उनको बंद कर दिया हाँ महल में, हाँ तुम सारे शास्त्र देखो, हाँ उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई श्लोक होगा, कोई ना कोई युक्ति होगी हाँ जिसमें उनकी घर वापसी हो सकती है, हाँ हाँ तुम हाँ। तभी निकल पाओगे। आपका एट द एंड ऑफ द डे आपका क्या कहना है? नोआम चोम्स्की तक को आपने वो कर दिया, आपने कोट कर दिया है। आई हैव रेड लॉट ऑफ बुक्स ऑफ नोआम चोम्स्की एज़ वेल। चलिए बताइए आपका क्या कहना है एट द एंड ऑफ दिस, आपकी समरी क्या है?
समरी यही है कि समरी ये है कि सब लोग ये किताब पढ़ें पहले। अवेलेबल ऑन अमेज़न? अमेज़न। अच्छा, हाँ, और बाकी जगह भी या खाली अमेज़न? नहीं सिर्फ अमेज़न पे अच्छा, है। ठीक, हाँ, हाँ। तो ये किताब पढ़ें और संदेश बस यही है कि घर वापसी जो है अपनी सर्वाइवल के लिए है। हुँ। घर वापसी एक सबसे सस्ता, सुंदर, टिकाऊ हुँ। उपाय है। हुँ। इसको अपनाना चाहिए इसको। हम सबको इंडिविजुअल भी हमें को जो है इसको सपोर्ट करना चाहिए, इसमें योगदान देना चाहिए। अब बाकी लोग बोलेंगे कि हम इंडिविजुअल कैसे करेंगे? हुँ। तो हर मुसलमान जो है वो कन्वर्ट करने की फिराक में रहता है, वो अपना बिल्कुल। मकसद नहीं भूलता। बिल्कुल। तो हमें अपना मकसद बनाना है कि एटलीस्ट एक मुस्लिम को हम जो है वो घर वापसी कराएँ। हुँ। ना उसको हिंदू धर्म की लाइट दिखाएँ, उसको शांतिपूर्वक जो है वो काम करें। और ये बहुत ज़्यादा कठिन काम नहीं है। एटलीस्ट पसमानदा मुस्लिम को कन्वर्ट करना मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतने सारे लोग कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो लोग एक फेंस सिटर्स हैं, जो कि आना चाहते हैं कि अगर उनको वापस जो रिस्पेक्ट मिले तो वो आ जाएँगे वो लोग वो। बट थोड़े एफर्ट करने हैं बाय फंडिंग, उनको कुछ अच्छी जॉब मिल जाए, उनको कुछ खेत-वेत कहीं पे मिल जाए उनको, तो ये गवर्नमेंट ये कर सकती है ये। तो अगर ये कर दिया जाए तो और फुट सोल्जर्स यही हैं, जैसे आपने बोला था कि रॉयट्स में, तो ये फुट सोल्जर्स को हम निकाल लेंगे वहाँ से। तो ऑटोमेटिकली रॉयट्स जो हैं वो अभी जैसे 500 रॉयट्स पर ईयर का आंकड़ा है। अगर आप 1 लाख लोगों को अपने अंदर कर लेते हैं, तो 10 रॉयट्स आपके पर ईयर कम हो जाएँगे। तो ये एक बहुत अच्छी फिगर है ये। तो इस पे अगर गवर्नमेंट अगर इसको इस पे काम करे या हेल्प करे, लीगल फंडिंग, मॉरल सपोर्ट, तो हम पे सर्वाइव कर जाएँगे। तो जो मैंने बोला था कि 2147 में हम लोग माइनॉरिटी में होंगे, तब शायद ये नहीं होगा। ठीक है, मुझे भी उम्मीद है कि वैसे तो बहुत इंटरेस्टिंग लिखी है आपने बुक। हाँ। मुझे भी उम्मीद है कि घर वापसी कराएँगे लोग, है ना? पर इस्लाम में मतलब ऑफ़र बहुत कुछ किया जा रहा है, हिंदुइज़्म में सच कुछ ऑफ़र नहीं करता उनको। बिल्कुल। इस्लाम में कितना ऑफर होता है वो लोग। बहुत सारे ऑफ़र हैं। क्रिश्चियनिटी में भी ऐसी है। शादी करो, महिलाएँ ले लो, और फिर पैसा-वैसा नहीं दे पाते वो, पर ये सब तो रहता ही, मतलब आप एन्जॉय करो, हैव फन। बिल्कुल। हाँ, छोटी बच्ची से लेके बड़ी महिला तक कौन चाहिए बताओ? सब मिलेगा। बिल्कुल, हाँ। हाँ। तो हमें जो हमारा रूल मतलब मास्टर बुक होनी चाहिए, वो क्रिश्चियनिटी वाली होनी चाहिए, कि मिशनरीज कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। उनसे सीख के हम उस पे बहुत कुछ जो है हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं हम इस पे। काला पहाड़ की आई फोटो बहुत अच्छी लगाई आपने। ठीक है अमित भाई, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू एज ऑलवेज। थैंक यू। और देखते हैं अगली वाली किताब आपकी कब आएगी। हाँ।